वॉर सिर्फ वो नहीं होती जो बॉर्डर पे लड़ी जाती है जिसमें एमुनेशन होता है। वॉर आजकल की दुनिया में टेक्नोलॉजी वॉर होती है जिसमें साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा महत्व होता है। साइबर सिक्योरिटी अगर ना हो तो उसके क्या क्या खामियाजे एक देश को भरने पड़ते हैं। नॉट ओनली दैट, वी विल ऑल्सो कवर उसके बिजनेस एस्पेक्ट क्या है। वी विल ऑल्सो कवर कि एक इंडिविजुअल जो कि मैं और आप हैं उनके लिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानने का क्या महत्व होता है। So ladies and gentlemen, please welcome Vijendra Yadav, who is the co-founder for Ecops, which is a security company based out of Pune. What are the major threats that the country and perhaps the industry is facing? और इनको मिटिगेट करने के लिए क्या करना चाहिए और सरकार इनके लिए क्या कर रही है? So, देखो, I spoke about कि cyber hygiene बहुत important है. If you can explain the relevance of cyber security for the national interest, so can it impact my lethal capabilities? It is highly complex. Where is India in terms of cyber security? If you can highlight 5 major problems and 5 suggestions, especially in the current environment, what is that we should be going as a life support system? So one of the issue that all the AI companies are facing today is all the data that they could scrape over internet is finished. When did you decide to start a cybersecurity company? I think open the suspense and mention the name, no? Yeah, absolutely. So September 23, Jio took a majority stake, in Ecops, and so the idea was that's where you were valued at $50 million odd. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवलेशंस विद मानस जी। बहुत ही अनसर्टन टाइम्स चल रहे हैं आजकल। 22 अप्रैल 2025 बहुत दुखद घटना हुई। पहलगाम में इनोसेंट टूरिस्ट को मारा गया। टेररिज्म हैज स्प्रेड एंड वॉर के बादल मंडरा रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, बट वॉर किस टाइप की होती है इस पे आज हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। वॉर सिर्फ वो नहीं होती जो बॉर्डर पे लड़ी जाती है जिसमें एमुनेशन होता है। वॉर आजकल की दुनिया में टेक्नोलॉजी वॉर होती है जिसमें साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा महत्व होता है। सो टुडे आई हैव गेस्ट विद मी जो कि एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी के फाउंडर हैं। आज का कंटेक्स्ट जो हमारा उनके साथ होगा वो ये होगा कि साइबर सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। साइबर सिक्योरिटी अगर ना हो तो उसके क्या क्या खामियाजे एक देश को भरने पड़ते हैं। नॉट ओनली दैट, वी विल ऑल्सो कवर उसके बिजनेस एस्पेक्ट क्या है। बिजनेस रन करने के लिए साइबर सिक्योरिटी क्यों चाहिए। वी विल ऑल्सो कवर कि एक इंडिविजुअल जो कि मैं और आप हैं उनके लिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानने का क्या महत्व होता है। एंड में वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाउ दे स्टार्टेड द कंपनी, जो कि एक बूटस्ट्रैप कंपनी है। इन्होंने डे 1 से कैसे शुरू किया और आज जिसकी वैल्यूएशन $50 मिलियन के आसपास है। कैसे पहला दिन था, सिक्योरिटी में कैसे बढ़े और आगे रोड मैप क्या है। लास्ट में ये कोई ज्योतिषी तो है नहीं, बट मैं इनसे जानना चाहूँगा कि साइबर सिक्योरिटी और थ्रेट्स के क्या क्या इनकी फोरकास्ट है, कि क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम विजेंद्र यादव, हु इज द को फाउंडर फॉर एकॉप्स, विच इज अ सिक्योरिटी कंपनी बेस्ड आउट ऑफ पुणे। दे स्पेशलाइज इन मेकिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स एंड बिल्ड सर्विसेज अराउंड इट। पूरी मेड इन इंडिया कंपनी है, आईपी यहीं का है। सो विजेंद्र, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। Thank you, Manas. It's a pleasure to be here. What brings you here? So, apart from this podcast. Okay. So this is just the beginning of the year, right? The new financial year, and we were at a defense event, and we got invited to a very special course. This is a course on discussing future warfare. Future warfare के बारे में discuss करना. Right. And this is first time, military and industry are coming together and brainstorming on what would a future war look like. See, traditionally we know, war on the land, in air, maritime. There are now 2 more new domains of warfare, right? Which is, one is cyber and fifth is space, right? So you have 5 domains of warfare now. Cyber itself is now further divided into, one is of course, the cyber security, anything that happens over the computers. There is a psychological warfare as well. So cyber के और भी टाइप के सब डिविजन्स है, लेट्स से उसमें. सो वन इज जो कंप्यूटर्स पे होता है, राइट? यू हियर अबाउट कि सॉफ्टवेयर से अटैक हो रहा है, राइट? हैकर्स हैं, वो अटैक कर रहे हैं.
दूसरा is also psychological warfare. So psychological warfare is all about what we see in the news. See what is happening now. पहलगाम में टेररिस्ट अटैक होता है, आप न्यूज़ देखते हो, आप मीडिया में देख रहे हो. आज की डेट में सब लोग ये बात कर रहे हैं कि इंडिया को वॉर पे जाना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक कि ये इंडिया का मोटिव है या किसी और का मोटिव है? हो सकता है कि पाकिस्तान या और बाकी जो देश हैं जिनका इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि इंडिया स्टेबल ना रहे, उनका इंटरेस्ट है कि ऐसी ऐसी न्यूज़ फैलाई जाए कि सब लोग बहुत ही गुस्से में हैं और इंडिया को तो वॉर पे जाना ही चाहिए. मतलब एक तरह से गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि अगर आप वॉर पे नहीं गए तो मतलब यू विल नॉट लुक लाइक ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट. करेक्ट है ना. अब देखिए मैं खुद आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो आपके पिताजी आर्मी में थे? मेरे फादर आर्मी में थे, राइट. तो हमें पता है कि जब वॉर होती है तो क्या होता है. जब वॉर होगी तो 2 दिन तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि इंडिया ने अटैक किया, इंडिया ने ये किया, राइट. फिर न्यूज़ आने लगती है कि देखिए इंडिया मीडिया क्या दिखाएगा कि हमने पाकिस्तान के इतने लोग मार दिए, राइट. इंडिया के कितने लोग मर रहे हैं वो न्यूज़ कम ही आती है, राइट. लेकिन जब वो न्यूज़ आने स्टार्ट होती है ना, तब लोगों को फिर फील होता है कि नहीं यार हम वॉर पे क्यों गए, राइट. मतलब आपके पड़ोस में कोई एक्सपायर होता है वॉर में, मतलब शहीद होता है, तो फिर आपको लगता है फिर आपको और गुस्सा आता है. लेकिन मतलब वो कितना टाइम आप करोगे ना. हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वॉर पे नहीं जाना चाहिए, मतलब पाकिस्तान को जवाब नहीं देना चाहिए, बट उसके पीछे ये भी ज़रूर देखने की ज़रूरत है कि एक्चुअली कौन कौन से एक्टर्स हैं जो यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, राइट. तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, राइट. और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा आगे किसी भी फ्यूचर वॉर में भी, क्योंकि लोगों का माइंडसेट आप कंट्रोल कर सकते हो आज सोशल मीडिया के थ्रू. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी थी. तो ऑल्दो हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम था कि साल स्टार्ट हुआ है तो हमें अगले साल की प्रिपरेशन करनी है, हमारी सेल्स टीम तैयार है, प्रोडक्ट टीम तैयार है. बट मैंने कहा मैं ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे था एंड कुछ दिन मैंने अटेंड किए हैं उस कोर्स के. सो उसके लिए मैं यहाँ पर हूँ. ग्रेट. सो ठीक है, मैं आपसे उस कोर्स के बारे में और डिटेल्स में नहीं जानना चाहूँगा बिकॉज मे बी दे विल बी क्लासिफाइड डिटेल्स, राइट. बट जस्ट अगर नॉट ओनली दैट कोर्स, if you can explain the relevance of cyber security for the national interest, how do we look at कि आज की डेट में what is cyber security, why cyber security is important for a nation security during the peace time and during the war time? बेसिकली सारे सिस्टम्स आज की डेट में कनेक्टेड होते जा रहे हैं, राइट. हमारे हॉस्पिटल्स आज ऑनलाइन है, हमारी जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेट्स से पावर कंपनीज है, राइट. तो जो बेसिकली एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस की एक डेफिनेशन है कि ऐसी कंपनीज जो ऐसे रिसोर्सेज को कंट्रोल, मैनेज और डिलीवर करते हैं जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत यूजफुल है. Correct. एज सिंपल एज इलेक्ट्रिसिटी, राइट. सो पावर कंपनीज है. सो अभी रिसेंटली 2020 या 2019 में मुंबई ग्रिड के ऊपर एक अटैक हुआ, राइट. एंड 2017 की शायद बात है. 2018 या 2019 से 19-20 की बात है, जस्ट कोविड टाइम की बात है, जब जस्ट प्री कोविड. हाँ, चाइना और इंडिया का इशू चल रहा था डोकलाम में. ओके. और इधर मुंबई ग्रिड 5-6 घंटे के लिए डाउन हो गया, राइट. सबको लगा कोई लाइन फेल होगी, बट इतना बड़ा फेलियर कभी नहीं होता मतलब पावर ग्रिड्स में, बिकॉज उनके पास मैकेनिज्म्स होते हैं फेल ओवर करने के. एंड देन ये न्यूज़ कंफर्म नहीं है, बट अपेरेंटली एवरीबडी सेज कि it was a attack. It was a cyber attack. Somebody from outside the country, उन्होंने हमारे पावर ग्रिड सिस्टम का कंट्रोल ले लिया था और उन्होंने सिस्टम्स डाउन कर दिए थे. अब वो पावर चली गई, ट्रेन्स रुक गई, लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए साइबर अटैक. कि अगर मैं एक सिंपल पावर कंपनी के सिस्टम्स रिमोटली कंट्रोल कर सकता हूँ और उन्हें डाउन कर सकता हूँ, आपकी लाइफ जो है ठप हो सकती है, बिल्कुल, राइट. एम्स जो इशू हुआ था, ओपीडी में जो इशू हुआ था, आई थिंक 3 दिन तक ओपीडी डाउन रही. हाँ, तो अब वो एग्जैक्ट क्या डिटेल्स होती है वो बाहर नहीं आती, बट मैं गेस वर्क कर रहा हूँ कि एक टाइप का अटैक होता है, रैंसमवेयर अटैक, राइट. जिसमें एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, किसी ने बनाया, कोई हैकर ने, और वो प्लांट कर दिया एम्स के सिस्टम्स में, और उसने जाके उनका सारा जो डेटा था उसको एनक्रिप्ट कर दिया. मतलब अब वो डेटा यूज़ नहीं हो सकता, राइट. तो आपके सारे सिस्टम बैठ गए, उसमें पेशेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, कौन से आईसीयू में पेशेंट को क्या दवाई दी गई थी कल, वो सारी इन्फॉर्मेशन
लॉस्ट हो गई है, मतलब एक तरह से इनक्रिप्टेड है, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, डॉक्टर्स उस इन्फॉर्मेशन को रेफर नहीं कर सकते, आपके एक्सरेज की जो इमेजेस थी वो सब गायब हो गई है अचानक से, राइट? तो आप इंटेंसिव केयर में जो पेशेंट है उसको कैसे सर्विस डिलीवर करोगे? दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए अटैक ऑन ए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो आज की डेट में जो वॉरफेयर है, जो वॉर होगी, वो ऐसा नहीं है कि कोई बंदूक उठाएगा और गोली चलाएगा, राइट, बॉर्डर पे, राइट? वो तो इनफैक्ट एक मतलब लास्ट चीज़ है कि यार चलो वो तो एंड में कर देंगे हम लोग, वो तो ऑप्टिक्स है, राइट? जो एक्चुअल अटैक जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा जो हमारे पीसीज है, राइट, या जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है उनके जो डेटा सेंटर्स है, उनके जो कंप्यूटर्स हैं, सबसे पहले अटैक उनके ऊपर होता है और हो रहा है। पहलगाम का अटैक हुआ, अब ये इन्फॉर्मेशन जो है हमें कभी कभी अपने हमारे कस्टमर शेयर कर देते हैं कि यार उधर पहलगाम का अटैक हुआ और इधर हमारे सर्वर्स में, मतलब दिस वन ऑफ आवर कस्टमर इज टेलिंग अस कि दे हैव स्टार्टेड सीइंग इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अटैक्स, उनके सर्वर्स पे अटैक हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट कस्टमर्स की बात कर गवर्नमेंट रहे हैं, कस्टमर defense है, की बात कर रहे हैं या प्राइवेट या तीनों की? ये तीनों पे होता है, Across. नॉर्मली हर जगह पे होता है, राइट? जैसे जब चाइना और इंडिया का इशू चल रहा था तो गलवान का। हाँ, प्रॉपर एडवाइजरी इशू की गई थी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि आपके ऊपर अटैक होने वाला है, सो आप अपने सिस्टम्स को मॉनिटर कर लो क्योंकि आपके ऊपर अटैक होने वाला है, मतलब गिवन है वो। इतनी इंटेलिजेंस, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो इतनी इंटेलिजेंस कलेक्ट करती है कि भाई आपके ऊपर अटैक होने वाला है। नाउ ये सिर्फ इंटेलिजेंस वो नहीं है कि बॉर्डर पे वॉर होने वाली है, कि पाकिस्तान जो अपनी आर्मी इकट्ठी कर रहा है, बट वो ये भी इंटेलिजेंस है कि कोई तो अपने हैकर्स इकट्ठे कर रहा है एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर ए अटैक फाइनेंशियल सिस्टम्स पे, राइट? क्योंकि अगर आपको किसी कंट्री को हराना है तो आज की डेट में ऐसा नहीं है कि आपको मतलब इतने प्लेन्स से अटैक कराना है, आप फाइनेंशियल सिस्टम को क्रिपल कर दो। मान लीजिए आपके एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तीनों बैंक एक दिन बंद हो जाए, आपका यूपीआई बंद हो जाए, चलिए एनपीसीआई पे अटैक हो जाए और फॉर वटेवर वल्नरेबिलिटी जो ढूंढे हैं और एनपीसीआई का सिस्टम बैठ जाए, आपका यूपीआई बंद। आज कितने लोग हैं जो कैश लेके घूमते हैं अपनी जेब में? आप जाते हो सब्जी वाले के पास, स्कैन करते हो, स्कैन ही नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि ये डेली नहीं होता है, लेकिन मतलब कभी कभी होता है वो कि हाँ ठीक है, मतलब पेटीएम नहीं चल रहा है थोड़ी देर के लिए, राइट? लेकिन मान लो कि 4 दिन तक पेटीएम ना चले, अच्छा उसी टाइम पे आपका एटीएम भी नहीं चल रहा, तो आप कैश भी नहीं निकाल सकते। आप सोचो ना, आप ट्रैवल कर सकते हो ना सब्जी खरीद सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो Economy comes to a standstill. economy will come to standstill, right? So this is just one type of attack, right? अभी आपको पता होगा कि एक इशू हुआ था, इट वाज नॉट ए साइबर अटैक, इट वाज अ बग इन ए सॉफ्टवेयर, मतलब कोई मैलिशियस इंटेंट भी नहीं थी। दिस हैपेंड विद अ कंपनी कॉल्ड CrowdStrike, राइट? उनके सॉफ्टवेयर में बग आया और सो उनका सॉफ्टवेयर जो होता है बहुत सारी कंपनीज यूज़ करती हैं, माइक्रोसॉफ्ट तक यूज़ करता है और अपने सर्वर्स पे एज ए एंटीवायरस, जैसे हम पुराने टाइम में एंटीवायरस बोलते थे, आज नया वर्ड इज ईडीआर, राइट? सो क्या होता है EDR? सो ईडीआर इज मतलब इट्स लाइक ए एडवांस एंटीवायरस, यू कैन से दैट, कि वो आपके सिस्टम को मॉनिटर करता है और एबनॉर्मल बिहेवियर को मॉनिटर करता है और फ्लैग कर देता है या ब्लॉक कर देता है थ्रेड्स को, राइट? पहले सिग्नेचर बेस्ड एंटीवायरस हुआ करते थे, अब बिहेवियरल बेस्ड डिटेक्शन होने लग गया। तो वो सॉफ्टवेयर बहुत सारी कंपनीज ग्लोबली यूज़ करती हैं। उनके सॉफ्टवेयर में बग आया कि आज आप सुबह आपने अपना लैपटॉप ओपन किया, आपका लैपटॉप क्रैश हो जाएगा, विंडोज़ का ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ गया। ये जब सारी फ्लाइट्स वगैरह इम्पैक्ट हो गई थी? एग्जैक्टली। ओके। इट वाज नॉट इवन ए मैलिशियस कोड, मतलब किसी ने इंटेंशनली नहीं किया था, अनइंटेंशनल था, बट द वर्ल्ड हैड कोलैप्स्ड। इट हैड ए ग्लोबल इम्पैक्ट, राइट? सो मच सो दैट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ये सोचने लगी थी कि अब मैं एक पीसी, अगर मेरा ऐसा सिचुएशन आ गई तो मुझे तो एक और पीसी लेके देना चाहिए अपने यूजर को, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ये विंडोज दिया तो मैं मैक दे दूं या लिनक्स दे दूं हम अपने यूजर्स को। सो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट एट अ कंट्री, एट एन इकोनॉमी लेवल बहुत बड़ी आएगी, डबल्ड, राइट? सो एंड जस्ट इमेजिन कि हाउ कनेक्टेड द होल ग्लोबल इकोसिस्टम्स आर, कि एक सॉफ्टवेयर का बग आता है एंड इट इम्पैक्ट्स सो मेनी लाइव्स। मतलब फॉर्चुनेटली देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ, बट द वर्ल्ड वाज जस्ट वाचिंग कि यार क्या हो सकता है सॉफ्टवेयर के साथ। एक्चुअली ये भी नहीं कह सकते कि वेदर देयर वाज अ लॉस ऑफ लाइफ और नॉट इन दैट केस, दो इट वाज नॉट अ मैलिशियस इंटेंट, क्योंकि आप इमेजिन करो कि कोई ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, हाँ, राइट, एंड उसको हवाई जहाज पकड़ना, फ्लाइट नहीं मिली, हाँ बिल्कुल, बंदा तो चला गया। या तो करेक्ट, देयर इज डेफिनेटली ह्यूज इनडायरेक्ट कॉस्ट, देयर इज अ इम्पैक्ट ऑन लाइव्स फॉर श्योर। वो सामने दिखती नहीं है क्योंकि गोलियां नहीं हाँ, चल रही हैं, लेकिन बैकएंड पे किसके साथ क्या हो रहा है आपको नहीं पता। आई मीन बिल्कुल, आपने ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे एग्जांपल लिया, हाँ, नाउ
सडनली अगर किसी की सेविंग्स चले गई, हाँ। पर्सन कैन हैव अ हार्ट अटैक. Oh, absolutely, absolutely. हाँ, मतलब these are like indirect attack, you silent attacks, let's say, कि हाँ आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ इम्पैक्ट किया है. So can you, from a national security point of view, can you briefly mention certain types of attacks? कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, एंट्री पॉइंट क्या होता है? मोस्टली इश्यूज क्या होते हैं, द साइबर इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर, राइट, कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, वो सॉफ्टवेयर में एक डिफेक्ट है, राइट, एंड सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ है जो नॉलेज इंडस्ट्री से आ रही है, तो आपको क्या नॉलेज है उसके हिसाब से आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, और उसमें हमेशा गैप्स रहते हैं, एंड सॉफ्टवेयर इज ए इवॉल्विंग इंडस्ट्री. मतलब इट्स नॉट ए टेबल, आपने टेबल बना दिया, 4 पहिए बना दिया, बैलेंस्ड है, वो गिरेगा नहीं कभी भी, राइट, अनलेस कि एक पैर आप तोड़ दो. सॉफ्टवेयर इज़ डिफरेंट. सॉफ्टवेयर में मैं क्या सोचता हूँ, आप क्या सोचते हो, कोई और डेवलपर है वो क्या सोचता है, उसके हिसाब से कोड बनता है, एंड उसमें हमेशा कुछ ना कुछ गैप रह जाते हैं, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट लॉजिक, राइट. और वो लॉजिक में अगर एक गैप है या एक फ्लॉ छोड़ दिया गया है, तो जो हैकर्स होते हैं, हैकर्स आर ऑल्सो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, राइट, वो उस फ्लॉ को एक्सप्लॉइट करते हैं. अच्छा, मैं उस फ्लॉ को कैसे एक्सप्लॉइट करूँगा? मान लीजिए कोई कंपनी है, बैंक है, इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट है उसकी, वहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड पूछते हो, राइट, फिर लॉगिन कराते हो. मान लीजिए एक फ्लॉ था उस वेबसाइट में कि मैं बिना पासवर्ड डाले एक रैंडम पासवर्ड डालता हूँ और लॉगिन पे क्लिक है तो लॉगिन हो जाता है. मतलब इट्स अ वेरी, मतलब ऐसा किसी कहीं नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इतना गंदा एक फ्लॉ हो सकता है कि वो पासवर्ड उन्होंने ढंग से चेक ही नहीं किया, राइट. तो ऐसे जो फ्लॉज होते हैं इनको बोलते हैं वल्नरेबिलिटीज, राइट. जो सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटीज होती हैं, ये बहुत ही मतलब बेकार एग्जांपल था, बट काफ़ी टाइम बहुत ही कॉम्प्लेक्स वल्नरेबिलिटीज होती हैं जो, बट एक कॉमन एग्जांपल है वल्नरेबिलिटी का. हाँ, मतलब वल्नरेबिलिटीज होती हैं सॉफ्टवेयर, मतलब अल्टीमेटली आपको अगर अटैक करना है, साइबर अटैक करना है, तो आप एक वल्नरेबिलिटी ढूंढते हो सामने वाले कमजोरी सॉफ्टवेयर ढूंढते हो में, basically. कमजोरी ढूंढते हो और उस कमजोरी को अटैक करते हो. और आप क्या करते हो कि जो सॉफ्टवेयर था वो कुछ डेटा एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप एक सही पासवर्ड भेजोगे, उसके जगह पे आपने मान लीजिए वो बोलता है कि मेरे को 8 कैरेक्टर का पासवर्ड चाहिए, उसको आप 8 की जगह पे 800 कैरेक्टर का पासवर्ड भेज देते हो. और हो सकता है कि पहले 8 कैरेक्टर तो सही हैं जो पासवर्ड था, बट जो बाकी आपने डेटा भेजा उसमें एक और एडिशनल सॉफ्टवेयर आपने अटैच कर दिया था, एक कोड, सोर्स कोड अटैच कर दिया उसके साथ. तो जब वो सॉफ्टवेयर, सामने वाला सॉफ्टवेयर उसको एक्सेप्ट करता है, वो तो 8 कैरेक्टर तो चेक करता है कि हाँ ठीक है पासवर्ड ठीक है, बट जो बाकी वाला पार्ट है वो उसने चेक नहीं किया, लेकिन उसको स्टोर कर लिया या उसको एग्जीक्यूट कर लिया. इसको कहते हैं रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, राइट. तो एक सॉफ्टवेयर जो बेचारा शरीफ शाह सॉफ्टवेयर है, वो 8 कैरेक्टर पासवर्ड एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने उसको एक सोर्स कोड ही भेज दिया और उसने वो लेके जैसे भी उसने प्रोसेस किया, it has basically now accepted a malicious code within the software. So just to pause there. So basically आप ये कह रहे हो कि in physical world it's a classic example कि हमने दरवाजे में डवटेल कर लिया, हाँ, कि किसी के पास चाबी है, उसने दरवाजा खोला, पीछे उसके 4 लोग और घुस गए. correct, So correct. this is exactly what is a vulnerable Absolutely, situation. absolutely. क्योंकि गेट पे कोई भी चेक करने वाला नहीं है कि हाँ, एक्सेस देने वाले के साथ पीछे लोग कितने कितने जुड़े लोग आ हुए रहे हैं. हैं. हाँ, सो एवरीबडी, सबके लिए फिर वेलकम है. बिल्कुल. हाँ, और वो एक टाइम विंडो में या एक लिमिटेड स्पेस होता है, तो हाँ, वो इससे लिमिटेड पहले कि स्पेस गार्ड आ है. जाए, हाँ, आपको सबको कमरे के अंदर घुसना है, राइट. करेक्ट, करेक्ट. तो यही वल्नरेबिलिटीज होती हैं जो हैकर्स हमेशा ढूंढते रहते हैं सॉफ्टवेयर्स में. अब वो सॉफ्टवेयर कहाँ अवेलेबल है? इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट है, इंटरनेट पे अवेलेबल है. मतलब आप उस सॉफ्टवेयर को छुपा नहीं सकते. करेक्ट. So any system which is available on internet is supposed to be मतलब tried against hacking. कि आज आपने कुछ भी डाल दिया इंटरनेट पे तो उसके ऊपर अटैक आएगा ही, क्योंकि देर आर सो मेनी पीपल हु आर बेसिकली जस्ट ट्राइंग दिस ईदर फॉर फन, राइट. मतलब जिनको हम, जो यंग लोग रहते हैं कि हाँ ठीक है यार मुझे तो कुछ करना है, मुझे रूल right? तोड़ना तो है. मैंने पढ़ लिया, हाँ, करेक्ट. मैंने कुछ हैकिंग पढ़ ली है तो मैं अब अटैक करके देखूंगा, मतलब फॉर फन, राइट. दे डोंट मीन एनीथिंग मैलिशियस. बट देन देर आर स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स, मतलब गवर्नमेंट हायर करती है ऐसे लोगों को हु आर एक्सपर्ट इन ब्रेकिंग सिस्टम्स, एंड देन दे विल पुट देम टू द जॉब, राइट. देर आर बिजनेसेस, देर आर साइबर क्रिमिनल्स फॉर हायर. आप टैक्सी हायर करते हो, फोन करते हो, बोलते हो मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, राइट. अच्छा. नाउ देर इज ए marketplace where you can hire You cyber can hire criminals. cyber criminals. Yes. And they will do the things for you and you can absolutely deny it. आपने तो नहीं किया. मान लीजिए किसी को पता चल गया कि ये अटैक जो है वो इस कंट्री से हुआ या इस ऑर्गेनाइजेशन से हुआ या इस बंदे, आप डिनाई कर सकते हो. आप बोलोगे मैंने तो किया ही नहीं. क्यों? क्योंकि आपके लोकेशन से, आपके सिस्टम से वो अटैक
ओरिजिनेट ही नहीं हुआ। ये डार्क वेब की बात कर रहे हो अभी, इंटरनेट नॉर्मल इंटरनेट की बात कर रहा हूँ। अभी हम डार्क वेब तक पहुंचे ही नहीं यहाँ पे। डार्क वेब तो मतलब मैं कहूँगा कि मैं मुझे भी नहीं पता कि वो कितना डार्क है, बट डार्क वेब इज लाइक अनदर वर्ल्ड, इट्स अनदर इंटरनेट वेयर पीपल टॉक, they do transactions, they share data, so that's another world, altogether. That we will discuss sometime later. हाँ. Coming back to this, so basically vulnerability is one way Yeah. की software की. Are there any other prevalent ways कि how state sponsored hackers they get into your national system जिसकी वजह से वो आपके critical infrastructure को collapse कर सकते हैं? And also I have a question कि can they affect military hardware? ऐसा हो सकता है कि मैं हवाई जहाज उड़ा रहा हूँ and because today the new systems avionics बहुत ही electronic based हैं, so can it impact my lethal capabilities? So it can. It is highly complex, and at least I have not heard of any evidence that it has happened so far. However, there have been incidences around that, right? And I'll give an example. So firstly, you said that, okay, what are the other ways that critical infra or military infra can be impacted, right? So one is you come through internet, right, and you attack anything which is available over internet. But let's say in critical infra organizations, so whether it is your nuclear plant, whether it is your military infrastructure, everything is air gapped. मतलब air gapped मतलब कि आप एक पीसी रखते हो उस पर इंटरनेट है ही नहीं. मिलिट्री हमारी जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस है फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर डिकेड्स, दे हैव केप्ट देयर सिस्टम्स कंप्लीटली अवे फ्रॉम इंटरनेट. मतलब देयर इज अ 3 मीटर गैप बिटवीन जो उनका ऑफिस का पीसी होगा और एक ऐसा पीसी जिस पे इंटरनेट अवेलेबल होगा. 3 मीटर भी क्यों? क्योंकि आप उतना लंबी केबल नहीं खींचना चाहोगे ऐसा. Okay. तो This is one of the like SOPs. हाँ, दिस एसओपी. अच्छा. हाँ, कि इतना दूर रहना चाहिए, राइट. By the way, very interesting, there are always side channel attacks also, which is also another. I'll talk about that. हाँ, उस पे आपने word क्या बोला आपने? Side channel attacks. Side channel attacks. So I'll just take a note of that. Right. ठीक है, we'll discuss. So systems air gapped है, right? So that means ये PC उस पे internet है ही नहीं, right? None of the military application is available on internet also, right? So absolutely no, right? That is why military systems have been generally very very safe, right? But there was an example जो ईरान में हुआ, Stuxnet करके प्रोजेक्ट था. क्या हुआ था? So उसमें Iran nuclear facility was there, which was attacked with a malware, right? अच्छा. And उसमें they had controlled the nuclear facility completely, right? उसमें what they did was very simple thing, right? So अभी air gap network इंटरनेट है नहीं, आप remotely कैसे एक अटैक करोगे उसको, right? तो जो इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन लिमिटेड ही रहती है, किसी ने एक यूएसबी फेंक के रखी हुई थी. यूएसबी में मैलवेयर था. फेंकी हुई थी? हाँ, कहीं पे डाली हुई थी. हाँ, कहीं पे, मतलब उन्होंने प्लांट की थी. अच्छा. कि लोग उठाएंगे वो यूएसबी और किसी सिस्टम में लगाएंगे, और जैसे ही वो लगाएंगे उसमें मैलवेयर जो था उसने एक विंडोज ओएस के अंदर एक वल्नरेबिलिटी ढूंढ के रखी हुई थी जो किसी को नहीं पता थी, जो सिर्फ जो अटैकर है उनको पता थी. ये अटैकर स्टेट स्पॉन्सर्ड था? ये स्टेट स्पॉन्सर्ड इट्स इन देयर इन पब्लिक डोमेन. हाँ, इजराइल एंड यूएस, मतलब. ओके. हाँ, तो उन्होंने यूएसबी लगाई, विंडोज़ में एक वल्नरेबिलिटी थी, तो जो कोड था वो यूएसबी के अंदर स्टोर था, वो उठा और उसने अपने आप को विंडोज़ में कॉपी कर लिया. एंड उसके बाद वो कोड अपने आप चलता है, राइट? वो ढूंढता है कि अच्छा ये पीसी किसका है, अच्छा ये पीसी एक नॉर्मल यूज़र का है या फिर कोई एक प्रिविलेज यूज़र का है. प्रिविलेज यूज़र मतलब जिसको ज़्यादा राइट्स हैं, ज़्यादा, मतलब ऑफिसर है कोई. सो स्लोली जो मैलवेयर था वो एक पीसी से दूसरे पीसी पे जंप करके एक उस पीसी पे पहुंच गया जहां से जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, सेंट्रीफ्यूग होता है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, मतलब उसका स्पीड आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो. जब वो उस पीसी पे पहुंच गया तो उसने सेंट्रीफ्यूग को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, अप डाउन ओवर सेवरल मंथ्स. मतलब इट्स नॉट कि आज ही कर दिया मैंने और सारे अलार्म बजने लग गए. सो दे डिड दैट ओवर मंथ्स सो दैट इट कॉज्ड मैकेनिकल फेलियर इनटू देयर सिस्टम्स. ताकि जो भी आपका एनरिचमेंट होना है या जो भी प्रोसेस होनी है टू मेक द वेपन वो बंद हो जाए. मतलब उनका टारगेट था कि बिल्कुल बंद करना है इसको, पूरा 100% मैकेनिकल फेलियर होना चाहिए. सो दिस वाज ए क्लासिक केस जो एयर गैप नेटवर्क में अटैक किया गया. तो बेसिकली एंड ये तब हालत है कि जब उन्होंने ये भी नहीं बोला था कि, मतलब ये भी नहीं किया कि यूएसबी उठा के उन्होंने खुद कहीं प्लांट किया. दे जस्ट थ्रू इट ऑन समवेयर ऑन द फ्लोर, राइट? एंड अज्यूमिंग कि कोई ना कोई उठा के लगाएगा. हाँ, मतलब they have to rely on that. हाँ, मतलब कि यार ये चांस लेना पड़ेगा कि कोई ना कोई ऐसी बेवकूफी करेगा. करेक्ट. कि ये यूएसबी पड़ी है, लगा के देखते हैं क्या है. करेक्ट. एंड बस दैट्स इट.
और जिसने लगाई होगी उसने देखा यार इसमें तो कुछ नहीं है, खाली पड़ी हुई तो है। उसे फिर बाद में निकाली, हाँ, जो भी किया होगा उसने, चाहे उससे वो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे now कोई it फर्क is नहीं, inside, जैसे ही आपने लगाई, you're gone. क्योंकि देखो जो अटैकर थे उन्होंने बहुत सोच समझ के प्लांट किया था कि जैसे ही आप लगाओगे तो इमीडिएटली विंडोज ओएस के अंदर एक वल्नरेबिलिटी होगी जिसको वो एक्सप्लॉइट करेंगे, जिससे वो जो कोड है वो अपने आप कॉपी हो जाए। अच्छा, उसके बाद वो कोड रन भी होना चाहिए और पता नहीं होना चाहिए। देखो वो सारे सिस्टम्स में एंटीवायरस भी होगा, सो दे इवेडेड देमसेल्व्स सो नाइसली कि नन ऑफ द एंटीवायरस को डिटेक्ट फॉर मंथ्स। एंड आई थिंक बहुत टाइम के बाद, मतलब आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ड्यूरेशन, बट मे बी कुछ सालों के बाद वो डिटेक्ट किया गया कि एक्चुअली एक मैलवेयर था। और किसने बनाया था वो, कुछ रिसर्चर्स थे, उन्होंने पता लगाया कि अरे ये तो इसराइल में एक बंदा है, उसका स्टाइल है कोड लिखने का, और उस हिसाब से वो उन्होंने पता लगाया कि ये इसराइल ने कोड लिखा था। बट ये Yeah. बिल्कुल अटैक इस तरीके से भी हो सकता था कि पता ही नहीं चलता कि कॉन्ट्रैक्ट पीछे किसने दिया है, जो हम पहले बात हाँ, कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बहुत टाइम तक बहुत सारे ऐसे मैलवेयर्स होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि किसने बनाया है, वो अटैक करके चले गए और खत्म हो गया। सो इन दैट केस मतलब इट इज सो कॉम्प्लेक्स। आपने मतलब बोला कि हाउ डू यू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दीज अटैक्स, क्या करना चाहिए, एंड ऑल्सो वेयर इज इंडिया इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, राइट। हाउ एडिक्वेटली आर वी प्रिपेयर्ड इन योर ओपिनियन? आई मीन दिस इज सब्जेक्टिव Right. डिस्कशन, बट सो मैं कहूँगा कि देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है साइबर हाइजीन, राइट। मतलब वो एक तरह से कोविड-19 की तरह है, राइट। आप वायरस को रोक नहीं सकते, वो तो आएगा ही, राइट। बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक द बेसिक मेजर्स, राइट, कि आप हाथ रेगुलरली धो रहे हो, आप मास्क यूज़ कर रहे हो, राइट। इट्स साइबर हाइजीन, राइट। वो वायरस जो आना है उसने आना ही है, मतलब यू कैन ओनली टेक सम प्रिकॉशंस अराउंड इट। सिमिलर टू दैट इज साइबर हाइजीन, राइट। आप अटैक्स को रोक नहीं सकते, सॉफ्टवेयर है उसमें वल्नरेबिलिटी होंगी ही, मतलब नो कंपनी टुडे सेज कि मेरे सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटीज नहीं है, बट व्हाट यू कैन डू इज बेसिक साइबर हाइजीन, राइट। सो फॉर एग्जांपल कि जैसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो ये बोलते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, पीसीज यूज़ करते हैं, तो व्हाट स्टैंडर्ड यू शुड फॉलो, मतलब व्हाट शुड बी द राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। कि अगर एक विंडोज़ ओएस है तो उसको आप हमेशा पैचिंग करो, उसकी मतलब अपडेट्स लेते रहो। करेक्ट। अब जैसे हमारे खुद के पीसीज बट होते वो हैं, ये तो विंडोज स्पेसिफिक नहीं हुआ ना, ये तो हर एक ओएस में होता है। हाँ, For तो ये example, हर एक ओएस Mac का है। OS में भी होता है, बिल्कुल, क्रोम में भी होता है पैचिंग। करेक्ट करेक्ट। सो हर सिस्टम जिसमें सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, आप उसके रेगुलर पैचेस लेते रहो, क्योंकि क्या होता है कि पीछे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको पता रहता है कि उनके सॉफ्टवेयर में क्या क्या बग्स हैं या आ रहे हैं नए, क्योंकि दे आर सपोज टू कंटिन्यूसली टेस्ट देयर सॉफ्टवेयर, राइट। तो उनको पता रहता है कि अच्छा अब ये बग आया है। अब जरूरी नहीं है कि वो पब्लिकली डिक्लेयर करें, लेकिन दे विल डेफिनेटली फिक्स इट एंड सेंड आउट द पैच। काफ़ी टाइम वो डिक्लेयर भी करते हैं और लोग ध्यान नहीं देते हैं वो। अब उसमें क्या होता है कि वल्नरेबिलिटी ओपन हो जाती है, पैच भी अवेलेबल है, लेकिन लोगों ने पैच लगाया नहीं है। एंड ये आजकल बहुत हो रहा है कि लोग पैच नहीं लगाते। हाँ, एंड कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं कि ग्लोबल प्लेयर्स, देयर सिस्टम्स हैव हैड वल्नरेबिलिटीज विच दे डिक्लेयर्ड ओपनली कि हमारे सिस्टम में ये वल्नरेबिलिटी है, आपका सिस्टम ऐसे ऐसे अटैक हो सकता है, आप ये प्लीज़ पैच लगा लो। तो भी 6-6 महीने के बाद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पैच ही नहीं करती हैं। क्यों? Well, मतलब शेयर केयरलेसनेस, लेट्स से कि और कोई वजह नहीं है, मतलब ऐसा कोई नुकसान नहीं है पैच लगाने से, या कोई मतलब पैचिंग करना मतलब हो सकता है आपको थोड़ा डाउन टाइम लेना पड़े, आपको सिस्टम बंद करके 24 घंटे तो कोई नहीं रीइंस्टॉल काम कर करना रहा है। होता, मतलब। हाँ, तो मतलब नहीं, देयर आर सिस्टम्स व्हिच वर्क 24/7, राइट। या मतलब बट बैंकिंग है, इट वर्क्स 24/7, राइट। सो उसको पैच करना इज नॉट अ इजी प्रोसेस, बट तो भी मतलब नाउ टेक्नोलॉजी हैव बिकम वेरी सोफिस्टिकेटेड कि आप पैचिंग कर सकते हो, आपके डीआर सिस्टम्स होते हैं। सी देर आर इंडस्ट्रीज का भी लेवल है, राइट। आपका BFSI है, देर ऑलरेडी वेरी वेरी एडवांस, देर वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, राइट। बट देन इफ यू गो इनटू अदर इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू लेट्स से मैकेनिकल इंडस्ट्री, राइट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, they may not take enough care because there is no regulator, right? देखो काम तो हम तभी करते हैं जब डंडा पड़ता है। BFSI is governed by RBI. They have very strict guidelines कि आपका सिस्टम कभी भी अनपैच रहना नहीं चाहिए, राइट। दे इनफैक्ट गेट इंटेलिजेंस की कब आपके सिस्टम्स, मतलब RBI कैन टेल देम कि आप ये सिस्टम रन कर रहे हो एंड इट इज़ आउट ऑफ डेट, सो यू शुड बी अपडेटिंग एंड देयर आर पेनल्टीज, राइट। So like BFSI will take a lot of good measures, but on the other side, let's say healthcare, right? So what happens in healthcare is IT is like very small kind of piece of their overall operations, right? क्योंकि healthcare क्या होता है ना, एक स्टैंड अलोन हॉस्पिटल है, राइट। तो उसमें IT को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी हाँ, जाती मतलब अभी तक। बेसिकली बिलिंग के लिए लोग मान के हाँ, चल रहे हैं, मतलब वो बिलिंग है उसमें। तो उसमें अब वो IT टीम को कौन गवर्न कर रहा है कि आपने पैचिंग की नहीं की?
तो बट काफी हेल्थ केयर टाइम सेक्टर की आपने जैसे बात करी, सॉरी हाँ आई वांट टू ड्वेल ऑन दिस क्वेश्चन अ बिट मोर, कि ठीक है डॉक्टर्स की वहाँ पे मेरे को जरूरत है, मेरे को हॉस्पिटल का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं वैसे भी उसमें इतना ध्यान क्यों दूं? मतलब हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट लाइफ एंड डेथ? हाँ करेक्ट, सो वो नहीं देते हैं इस वजह से, बट दे आर स्टिल रनिंग आईटी सिस्टम्स राइट. सो हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है राइट, कि एक नर्स आती है, वो आपका प्रिस्क्रिप्शन देखती है और आपको मेडिसिन देती है. इट इज़ रनिंग ऑन आईटी सिस्टम्स राइट. बट एक तो आईटी स्टाफ बहुत कम होता है राइट, तो उनके ऊपर ऑलरेडी वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है. देखो आईटी के ऊपर क्या वर्कलोड होता है ना, वो कोई नहीं देखता है राइट. सो जनरली यू विल फाइंड आईटी पीपल ऑलवेज वर्किंग लाइक 12 आवर्स 14 आवर्स राइट, क्योंकि यू कैन नॉट से ना कि इतना काम करने के लिए कितने लोग चाहिए. नॉलेज इंडस्ट्री है राइट. करेक्ट. आप वही काम 4 घंटे में भी कर सकते हो, उसी को 14 घंटे लग सकते हैं, एंड नोबडी कैन एक्चुअली से कि यार ये काम करने के लिए हमें 4 लोग चाहिए, 10 लोग चाहिए राइट. करेक्ट. तो आईटी टीम्स जो होती हैं हमेशा ओवरलोडेड रहती हैं, तो उनके लिए पैचिंग करना इज ऑलवेज ए बिग टास्क ऑल्सो राइट. एंड जहाँ पे गवर्नेंस नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, कंप्लायंस नहीं है, वहाँ पे ये चीज़ें बैक सीट ले लेती हैं. वहाँ पे कीपिंग द सिस्टम अप एंड रनिंग विदाउट एनी ट्रबल फ्रॉम यूजर्स इज टेकिंग द प्रेसिडेंस. और वहाँ पे जब ये सिस्टम्स छूट जाते हैं तो अटैकर्स जो हैं उन्हीं को अटैक करते हैं. ओके. सो आज के कंटेक्स्ट में, एंड स्पेशली व्हेन यू नो there is a high probability of a battle or a war happening between the two nations anytime, right? Uh, what are the steps, how well we are prepared, and what are the steps your government ne liye hain, any organizations, policy framework that they have on related to cyber security and guidelines? So I can tell you from a context of a vendor. Normally governments and defense, they keep a lot of information very classified, right? That exactly what steps they are taking. But we can definitely see the kind of investment that is happening by government and defense and a critical infra organization is tremendous right now. How Right? tremendous is that? Tremendous. Well, so the number is little low, right? Which is close to what I think 0.01% of the overall defense budget is what is being spent on cybersecurity at this time. You're saying Right. we spend only 0.01% of the total defense budget on cybersecurity. On cybersecurity. And Right. you are saying this It is increasing. And you no. So Huh. so let me complete my thought. And you're saying that this is one of the warfare tactic today, Right. on which we are spending 0.01%. Correct. साइकोलॉजिकल तो अलग है, हाँ. राइट, और राफेल जो ले रहे हैं, मिलिट्री वॉरफेयर जो ले रहे हैं, वो अलग है. वहीं पे जा रहा सारा पैसा अभी तो. हाँ, मतलब हाँ. आई विल नॉट गेट इनटू द ब्रेकअप ऑफ द डिफेंस बजट्स गेटिंग स्पेंट, बट हाँ. this is an eye opener कि we are spending only 0.01%. So is it a good amount that we are spending? I'm a bit surprised. No, it is not. It is not. Absolutely not. And is there a comparative that how much other countries could be spending? Do you have? I don't have the comparative, but definitely the spending on cybersecurity has been fairly low, right? But why I'm saying, and I'm very positive about this thing, is that the investment has been increasing. The year trends on. are encouraging. Correct. It is definitely increasing, right? Of course, the problem is the overall procurement processes. That okay, like defense will take 3 to 4 years to buy anything as capital assets, right? So वो थोड़े से issues हैं. But definitely the spending has been increasing, and we are hopeful that it should go up to like 5% of the defense budget, in coming years, right? And आपको ये, I mean, hope कब तक लगती है? 0.01 or 001? You said 0.01, right? 0.01, हाँ, somewhere around that number. So वहाँ से 5% की जर्नी में आपको क्या लगता है कितना टाइम? देखो, the last I calculated was like around 20 years. In 20 years it should reach there. But there will be a lot of advancements also that will happen in cybersecurity, right? So eventually the money will be spent there as well. Right now, so I would say defense definitely has been spending a lot of money on their core networks, right? But with AI coming in, with a lot of unarmed, what do you call it? Unmanned systems. UAVs, yeah, coming in, there will be a lot more investment that will happen. But tell me one thing. I want to kind of deliberate a bit more on this. Defense में 0.01 या जो आपने फिगर बताई है, right, उतना percentage of spent है. What about how are the trends for the organization जो critical infrastructure own करती है? For example, power grids, right, nuclear corporations. हाँ. मतलब यहाँ पे ये percentage इससे भी छोटा है कि नहीं, वहाँ पे percentage I how think sensitive are they to cyber security? so they are, right? So
any power company today, I mean, let's say, okay, industry wise, industry different है. Financial organizations are critical infra क्योंकि वहाँ organizations. डंडा है हाँ? क्योंकि वहाँ डंडा है आपने हाँ, बोला क्योंकि वहाँ तो Reserve रेगुलेशन Bank है. बना हुआ हाँ, है, बिल्कुल बिल्कुल. So regulation they are, I mean, they spend significantly high on cybersecurity. But if you go to traditional power companies, right, they have not been spending much. Nuclear is, has started, spending. See, they always believe that, we are already air gapped, isolated, right, from the normal, internet. So they probably did not feel the need to spend too much on it. But basic hygiene, everybody is taking care of it. It's not that. is it you know, enough well, I mean, cybersecurity will never be enough. Like in the, is I it mean, enough we in may say, today is it enough in today's context when you see the practices followed globally yeah, right आपके आपकी company के operations are if I'm not wrong in across 10 countries right, right so when you compare the sensitivity towards cybersecurity as a subject right. in India versus other countries how are we doing So in India is definitely has got a lot of scope, to add, right? So what we see in, let's say, Middle East, right, the amount of cybersecurity investment that they are doing is huge, right? But then they're also they've adopted a lot of newer technologies as well, right? So I mean, let's say the use of AI in multiple industries has increased significantly in other countries, right? I mean, we are yet deliberating, right, that okay, where it is to be used, right? So look at Japan, right? I mean, they have been using the um, card NFC cards, for last 20 years, right? NFC cards NFC cards for your metros, right? I mean, they have had metros for a long time, and you put your phone or your wallet with the NFC card, and then you just walk into the metro stations, or right. at the same time use the same card to pay your taxi fare as well, right? And in fact pay your restaurant bills also. Now they have had those technologies for the last 20 years, right? So definitely their investment in cybersecurity has been on a higher side, right? Because they've adopted all of those systems. We are, I mean, UPI is how old, right, in our country, right? So I think as we start building these nationwide kind of, facilities, right? So UPI, Aadhaar, look at Aadhaar, right? I mean, people say that okay, it is the most critical database that as a country that we hold, right? Everybody's fingerprints, right? And there was a breach in Aadhaar also database. Well, so I'm numb to any news that comes in papers and media, right? I mean, I don't disbelieve that, but don't believe it also, right? So maybe it is hacked, maybe it is not, right? But I mean, there are much more easier way to compromise somebody's Aadhaar right now rather than breaching a biometric database. हाँ let's मतलब say. आएगा दिन तो But- न्यूज़ में सुनते आते हैं कि वहाँ पे क्लोनिंग हो रही है किसी मतलब you share Tier your 2 or Aadhaar Tier number 3 with so many towns. people, right? Right. So anybody, I mean, it's very simple for somebody to go and buy something on your name, right? So that happens significantly. So उसके लिए आधार डेटाबेस अगर ब्रीच हो भी गया तो मतलब मुझे लगता है कि ऐसा बहुत फर्क पड़ेगा, right? What is important is that we are now building these nation scale or population scale systems, right? And that is when the investment in cybersecurity also will increase. So Vijender, to summarize on cybersecurity for national interest, right? If you can highlight 5 major problems and 5 suggestions, or maybe 3 or whatever you want to suggest, ki, especially in the current environment, what is that we should be going as a life support system? Because this is not a luxury. This is a This is a basics for the necessity. survival. ये तो Yep. मतलब ventilator है हमारे लिए. Yep. Or we should not be in that stage. Correct. If we are, I don't know. Yeah. But if you can highlight on that 5 major threats that we can see happening in the next 24 hours to 24 days to 24 weeks, and your recommendation कि ये immediately करना चाहिए. Let's take financial organization, right? So UPI system goes down, right? Definitely NPCI will be handling that, and I'm sure they have enough systems. So I'm not much, it's not a big concern. But every financial organization need to have similar kind of investments, right? So like a simultaneous attack on multiple banks at the same time and stopping the ATM network, right, will be a chaos, right? That's a possibility. Yeah, that's a possibility that can happen, right? Why it would happen? Let's say, imagine they all use system of a single vendor, same vendor, right? So Vijender, आपने इतने attacks की बात की. Now I wanted to understand in the current context, right? What are the major threats that the country and perhaps the industry is facing? और इनको mitigate करने के लिए क्या करना चाहिए? और सरकार इनके लिए क्या कर रही है?
सो देखो, आई स्पोक अबाउट कि साइबर हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सबसे पहले तो एक तो गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है कि अवेयरनेस इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, राइट? सो देर इज़ ए यू नो गुड एफर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट साइड कि हम साइबर अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं, राइट? दे आर फंडिंग इनिशिएटिव्स जहाँ पे साइबर अवेयरनेस कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, राइट? एंड DSCI, which is a non-profit organization, part of NASSCOM, right? They do a lot of initiatives around that also, right? So DSCI एक तो events organize करती है, right? जहाँ पे industry, academia, students सब लोग आते हैं, and there are a lot of talks on cyber security कि क्या issues हैं, same thing, right? कि issues क्या हैं, solutions क्या हैं, क्या करना चाहिए businesses को, right? Then DSA also runs multiple training programs as well. They do a lot of industry and government or defense, collaborations also, right? And that is the government initiated this thing. Plus, one of the initiative I am aware of is government is also trying to provide support to industries and critical infra organization by creating a national cybersecurity in framework policy or infrastructure, you can say that. One of the example is let's say now any critical infra organization can send all of their logs. So logs are basically जो आज मेरे कंप्यूटर सिस्टम्स में क्या हुआ है उसका एक एंट्री बन जाती है ना, जैसे डायरी में हम नोट बना लेते हैं, बेसिकली दिन भर की गतिविधि। हाँ, करेक्ट। तो वो सारे जो लॉग्स होते हैं जिससे पता चलता है कि आपके सिस्टम में आज किसने लॉगिन किया, किसी ने कुछ चेंज किया उसमें, किसी ने अटैक किया, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक लॉग फाइल बन जाती है और गवर्नमेंट उसको कलेक्ट कर रही है और बोल रही है कि आपके पास शायद आप एक छोटे बिजनेस हो, आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, या आप एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, आपके पास स्किल सेट नहीं है उसको मॉनिटर करने का, तो हम आपके लिए मॉनिटर करके देंगे, राइट? तो जितनी भी आज PSUs हैं, राइट, उनको सबको एडवाइस किया जाता है आप अपने सारे लॉग्स हमें भेजो, राइट, लेट्स से सर्टिन को या CDAC को, एंड वो मॉनिटर करेंगे। और अगर हमें लगता है कि कोई गलत एक्टिविटी हो रही है, कोई अटैक हो रहा है आपके ऊपर, हम आपको नोटिफाई करेंगे एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि इस अटैक को रोकना कैसे है। ये सर्टेन क्या है, इसका रोल क्या है? सो सर्टेन का रोल होता है, इट्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनका रोल होता है साइबर सिक्योरिटी के लिए हमारे कंट्री को प्रिपेयर करना, राइट? प्लस ये सारे जो अटैक्स हो रहे हैं उनको मॉनिटर करो और मॉनिटर करके क्या एक्शन लेना है वो भी बताओ। So are we saying certain is kind of an iron dome for us? Sort are we of, working but in that direction? it's more of a team which is supposed to create kind of that iron dome. Of Okay. course, मतलब वो अकेले नहीं कर सकते Correct. because it's like a team of specialists who are working on behalf of the government and advising, the other companies. But is government actively considering and talking to private players like you to build something like an iron dome of in the cyber world? So बहुत एक्टिव टॉक्स तो नहीं है, लेकिन हाँ हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि अब आज की डेट में ज़रूरत क्या होगी कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो साइलोज़ में काम कर रही है, राइट? जितने PSUs हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, सब साइलोज़ में काम कर रहे हैं। सबको ये चीज़ सीखनी पड़ती है कि व्हाट इज़ अ गुड साइबर हाइजीन, राइट? आपने सिस्टम्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, राइट? So there is a need, which is like, let's say, our recommendation also to DSCI and to the government कि गवर्नमेंट शुड क्रिएट ए कॉमन साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आज हम सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग बहुत ही अच्छा टूल है किसी भी अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे अटैक हो रहा है और आपने वो मॉनिटर कर लिया, जितना जल्दी आप मॉनिटर करोगे उतना जल्दी आप एक तो उसको रोक सकते हो कि वो आगे ना बढ़े और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को ना इन्फेक्ट करे, राइट? सो मॉनिटरिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस जो गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है। बट इसके साथ साथ मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नॉलेज ही नहीं है कि गुड साइबर हाइजीन होती क्या है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने बात की कि जो साइबर अटैक होगा वो क्रिटिकल इंफ्रा ऑर्गेनाइजेशंस पे होगा। मुझे लगता है कि एक्चुअली अटैक जो है वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे नहीं होगा, अटैक छोटी ऑर्गेनाइजेशंस पे होगा। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कि मान लीजिए एक कॉलेज पास आउट है, मध्य प्रदेश के एक गाँव में वो लड़का बैठा हुआ है और उसकी जॉब लगती है एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी में, जो कि इंदौर में है, और वो छोटी सी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो एक मिलिट्री वेपन बनाने वाली कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, राइट? तो वैसे छोटी है बट रोल उसका क्रिटिकल है। हाँ, अब वो सॉफ्टवेयर बड़ा छोटा सा बना रहे हैं, मतलब ऐसा बहुत ऐसा नहीं है कि उनके सॉफ्टवेयर से वेपन फायर हो जाता है, राइट?
फॉर एग्जांपल HR मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं उनके लिए, राइट? अब ये जो बच्चा है पहली बार जॉब करने लगा है, उसको एक लैपटॉप मिला है, इंटरनेट मिला है, अब वो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। अब आज हमको पता है कि हम सॉफ्टवेयर कहाँ से डेवलप करते हैं, राइट? काफ़ी टाइम हम लोग ओपन सोर्स यूज़ कर लेते हैं, राइट? अब ये बच्चा जाता है इंटरनेट से ओपन सोर्स डाउनलोड करता है अपने पीसी पे और अपना जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है या तो कॉपी करेगा या फिर पूरा पूरा का पूरा यूज़ हो जाता है। और ओपन सोर्स लाइब्रेरी यूज़ करना मतलब वो एक इट्स अ गुड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिस, राइट? करेक्ट। नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो बच्चा है इसको कभी एजुकेशन मिली नहीं है कि जब आप ओपन सोर्स से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, आपको ट्रस्टेड सोर्स से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। आप कहीं से भी डाउनलोड नहीं कर सकते। आप डाउनलोड कर रहे हो तो ये समझो कि वो सोर्स कोड है क्या? उसने देखा नहीं, उसने वो सोर्स कोड लिया, हो सकता है वो प्री कंपाइल्ड लाइब्रेरी हो, मतलब सोर्स कोड भी नहीं है, वो एक बाइनरी है, वो उसने लिया, अपने सॉफ्टवेयर में एम्बेड किया, सबमिट कर दिया, वो सॉफ्टवेयर बिल्ड हो गया। अब वो वेपन सिस्टम बनाने वाली कंपनी उस सॉफ्टवेयर को अपने वेपन के साथ शिप कर देती है मिलिट्री को, एयर गैप नेटवर्क में। तो अटैक जो होगा वो डायरेक्टली मिलिट्री के एयर गैप नेटवर्क पे करने की ज़रूरत भी नहीं है। बट वो अटैक तो सिर्फ उस बच्चे के पीसी पे करना है वो ट्रोजन हॉर्स आपने डाल दिया अंदर और वो ट्रोजन हॉर्स चला जाएगा और उसको पता भी, किसी को नहीं पता कि ऐसा हो गया है, और आया कहाँ से? किसी को नहीं पता चलेगा, राइट? तो और वो बच्चे की क्या साइबर हाइजीन है, आज हमें कॉलेज में कभी नहीं पढ़ाया जाता है, मतलब ऐसा कि ना कि हाउ टू बी ए गुड सिटीजन, हाउ टू बी ए गुड, हाउ टू मेंटेन गुड साइबर हाइजीन, राइट? एंड हमें वो फिजिकल हाइजीन के बारे में बताते हैं, मतलब हाँ, बचपन में कि रोज नहाओ एंड सो ऑन। करेक्ट। बट साइबर वो भी हाइजीन के घर में बारे बताया जाता है, हाँ, मतलब कॉलेज और स्कूल में तो नहीं, वो भी नहीं बताया जाता। बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। प्लस जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं, अब जैसे मान लीजिए वेपन बनाने वाली कंपनी है, इनको वेपन बनाना आता है, बहुत अच्छा वेपन बनाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, सेफ, वो सब। लेकिन इनको आईटी सिस्टम्स को कैसे सेव करना है वो नहीं पता उन्हें, और वो राइट? सारी मेहनत खराब हो जाएगी उनकी। हाँ, अब उनके लिए एक स्किल्ड पर्सन लेकर आना और वो आके उनके सारे सिस्टम्स को सिक्योर करे, ये तो उनके स्किल सेट में है ही नहीं, मतलब उन्हें पता भी नहीं कैसे करना है। फिर उसका खर्चा कौन उठाएगा? ऑलरेडी आज इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है डिफेंस के साथ काम करने में कि हम पहले R&D करें, प्रोडक्ट बनाएँ, फिर आप उसे टेस्ट करोगे। जब तक आप खरीदने जाओगे 2-3 साल निकल गए, टेक्नोलॉजी पुरानी होगी, आप बोलोगे अब हमें नया टेक्नोलॉजी चाहिए, राइट? कोई कमिटमेंट नहीं है। तो दीज़ आर द कॉमन चैलेंजेस व्हिच लॉट ऑफ स्मॉल प्लेयर्स फेस टुडे, राइट? उसके ऊपर अगर उन्हें अपने सिस्टम्स भी सिक्योर करने हैं, जिसका स्किल सेट है ही नहीं उनको, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आई थिंक इस सब को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट शुड क्रिएट इनिशिएटिव्स एंड आई फर्मली बिलीव दैट देयर शुड बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट शुड एक्ट लाइक ए बिग रेगुलेटर सेइंग दैट कि अगर आप ऐसी-ऐसी इंडस्ट्रीज में हो, राइट? या आप ऐसा-ऐसा काम करते हो, तो ये आपका एक फ्रेमवर्क है, ये आपको फॉलो करना ही है। मतलब दिस हैज़ टू बी अ हार्ड कंप्लायंस। आज की डेट में कंप्लायंस कैसे है? देयर इज़ ISO 27001। आपकी मर्ज़ी आप करो ना करो, ठीक है? अच्छा, वो जो ISO 27001 है, ऑल्दो काफ़ी गवर्नमेंट टेंडर्स में, कॉन्ट्रैक्टर्स में माँगा जाता है कि यू शुड बी ISO 27001 सर्टिफाइड। बट वो करना बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स चेक बॉक्सेस, राइट? मतलब आप कर सकते हो बट दैट डज नॉट मीन दैट यू आर सिक्योर, राइट? सो देयर इज़ अ नीड टू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग framework guiding industry to say that how you should maintain your IT systems, in fact how you should build software product also। मैं तो ये भी बिलीव करता हूँ कि there is a need to have a very strong framework on guiding software product companies in India to say how you should build secure software, जो कि आज की डेट में इंडस्ट्री के ऊपर छोड़ दिया गया है। और देखिए, अगर मैं सिक्योरिटी प्रोडक्ट कंपनी हूँ तो मेरा तो जॉब है, मतलब इट्स माय ब्रेड एंड बटर। आई विल टेक केयर ऑफ साइबर हाइजीन, इनफैक्ट मोर देन दैट आई हैव टू बी 100% सिक्योर। बट ऐसे सॉफ्टवेयर प्लेयर्स हु आर नॉट बिल्डिंग साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बट दे आर बिल्डिंग जनरल फंक्शनल सॉफ्टवेयर, आपका यूपीआई का सिस्टम है, राइट? मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होना है उसमें, राइट? वो डेवलपर को पता ही नहीं है कि कैसे सिक्योर कोड लिखना है, राइट? तो आपको एडिशनल टीम्स लानी पड़ती है, स्किल सेट लाना पड़ता है। हर इंडस्ट्री वो अफोर्ड नहीं कर सकती, इनफैक्ट वो अवेयरनेस ही नहीं है। तो वो लाने के लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट शुड क्रिएट सर्टेन स्टैंडर्ड्स फॉर इंडिया। जैसे यूएस में इट इज़ NIST, राइट, विच डज दीज फ्रेमवर्क्स। आज हम क्या करते हैं, हम NIST को फॉलो करते हैं, तो हम आज यूएस के स्टैंडर्ड्स फॉलो कर सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन मुझे लगता है कि NIST फिर भी बहुत एडवांस हो गया, राइट? मुझे लगता है कि इंडिया में तो हमें बहुत बेसिक से स्टार्ट करने की ज़रूरत है, राइट? तो ऐसा अगर फ्रेमवर्क आएगा, इट विल हेल्प people in India to build better software and it will help industries to secure them in a much better way. Along with that, definitely government should create a nationwide cybersecurity infrastructure itself, right? I was coming to that. हाँ, कि अगर मान लीजिए कि आप चाहे कोई भी इंडस्ट्री आपने अपने आप को सेफगार्ड किया या नहीं किया, लेकिन व्हेन देयर विल बी अ वॉर सिचुएशन, हाउ इंडिया कैन प्रोटेक्ट ऑल ऑफ द इंडस्ट्रीज,
Like how the government can turn on a switch and say कि बस everybody is now protected over internet, right? So कुछ साल पहले मैं चाइना गया था एंड आई रियलाइज कि आर सिम्स डोंट वर्क देयर, आर पेमेंट्स डोंट वर्क देयर, मैं गूगल मैप्स वर नॉट वर्किंग एंड सो ऑन, अनलेस एंड अनटिल वो चाइनीज फायरवॉल के सिस्टम के अंदर मैं जाता हूँ, मैं वहाँ पे ऑपरेट ही नहीं कर पा रहा था. Correct. Is that what you're talking about? Something similar to that. Something absolutely similar to that. Because see, what is the advantage of that, right? I mean, beyond the privacy issues, right? Beyond the issue of the freedom and everything, but it protects any industry which is operating within China from any kind of unwanted attack, right? So if you know that okay, these are the attack signatures or these are the attack sources, I mean, the government can just prevent everybody, right? Not just industries but citizens as well. So it is like kind of a national firewall sort of thing, right? Which can prevent the whole country, and that is what will be needed, right? आज के डेट में हमारा physical border है, तो हम बोलते हैं कि हमने border पे fencing कर दिया, right? So what are we doing? We are restricting people, unwanted people, unauthorized people to come inside the country through land, water or air, right? So same kind of fencing is needed in the cyber world also, that nobody can come in. If India doesn't want, nobody should be able to come within our computers, right? And that will be possible when we will build a nation level kind of cyber safe system, which of course we are I mean, industry would be very happy to also contribute. Yeah, because it affects industry positively, क्योंकि industry को उतनी वहाँ पे investment नहीं करनी पड़ेगी. They'll have the best practices, right? And though I am for the personal privacy and all, but I find it slightly double standards के साथ कि एक तरफ हम कहते हैं कि नहीं, मेरे को firewall इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को privacy चाहिए, but जब मुझे किसी भी terms and conditions को accept करना है Facebook पे या किसी भी social media site पे, that time my कौन पढ़ता है उसको? हाँ, कौन पढ़ता है, मतलब that time my thoughts about privacy are gone for a toss. मैं ओके करता हूँ एंड मैं सब एक्सेप्ट कर लेता हूँ. Absolutely. मतलब सबके फोन में व्हाट्सएप है, पता नहीं कितने ने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी है. आज आप चैट जीपीटी को कितना डेटा सबमिट कर रहे हो? So one of the issue that all the AI companies are facing today is all the data that they could scrape over internet is finished. Like they have read all of the data, right? अब now जब उन्हें नए मॉडल्स ट्रेन करने हैं, उनके पास यूनिक डेटा नहीं है, because whatever is on public internet is already consumed. Now the data which is behind the firewalls, behind मतलब protected systems, जैसे कि आपका फेसबुक प्रोफाइल होगा और आपने वहाँ पे कंटेंट क्रिएट किया है, आपके फोटोज़ हैं, आपके मैसेजेस हैं, जो भी है, वो एआई सिस्टम्स नहीं पढ़ सकते. मतलब मेटा एआई के बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि मेटा एआई एंड फेसबुक आर फ्रॉम सेम कंपनी. And now look at what XAI is doing, right? I mean, Twitter, X is now, XAI, right? So that means आपने ट्विटर पे जो भी डाला रहेगा, उनका डेटा, which is your protected data, correct, is being used and probably used to train Grok, right? So इंटरनेट पे नॉर्मल डेटा ही अवेलेबल नहीं है, मतलब सब कुछ कंज्यूम हो चुका है, तो आप और डेटा कहाँ से लेकर आओगे? अब लोगों के घरों में घुसो, उनके अब हम जो डेटा डाल रहे हैं वो भी एक यूनिक डेटा है, जो चैट जीपीटी पे डेटा जाता रहता है. वो दूसरी बात है. इनफैक्ट अनदर इशू वाज कि नाउ जो एआई को हम यूज़ कर रहे हैं और हम एआई से डेटा जनरेट करते हैं, हम उसी को पोस्ट कर रहे हैं, तो एआई अपना ही जनरेटेड डेटा को दोबारा से पढ़ रहा है, राइट? सो हमने एआई से कुछ डेटा जनरेट किया, उसको पोस्ट किया पब्लिक वर्ल्ड में, अब एआई उसको भी स्क्रैप कर रहा है और सोच रहा है कि वो यूनिक डेटा है. एंड वी आर हैप्पीली शेयरिंग दैट विदाउट इवन थिंकिंग कि यहाँ पे प्राइवेसी कहाँ चले गई एंड सो ऑन. हाँ, यहाँ पे हमारे पूरे डबल स्टैंडर्ड्स दिख जाते हैं. हाँ, मतलब सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट sharing everything that you are eating, drinking, traveling on internet. इट रिमाइंड्स मी, मेरे ना एक फ्रेंड ने बहुत अच्छी एक बारी लाइन बोली थी. उसने कहा था कि यार जब आप इंटरनेट पे और सोशल मीडिया में आ गए ना, तो आप ये समझ लो कि आप नंगे खड़े हो. देयर इज नथिंग ऑन यू. Correct. एवरीथिंग इज एक्सपोज्ड एंड यू कांट कंट्रोल इट. Right. Because you have voluntarily decided. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि इसमें कोई टेक कंपनीज गलत कर रही हैं या सही कर रही हैं, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट. Correct. But you are signing up for that. So we spoke about the government, we spoke about business. Now coming to the individuals, can you list out certain examples जो individuals पे हुए हैं? हमने इनकी बात की जैसे, right? या फिर यहाँ पे जो साइबर अटैक्स होती है, या फिर क्या मोडस ऑपरेंडी क्या होती है इंडिविजुअल्स को अटैक करने के लिए? जैसे कि मैं इफ आई गिव यू एग्जांपल, आवर ओन एग्जांपल, राइट? सो व्हाट्सएप पे आप फोटो लगाते हो, प्रोफाइल फोटो, राइट?
So people will hunt you over LinkedIn first of all, right? So let's say you are a CEO in a company, right? So and social engineering is like very very common now, and against businesses तो बहुत ज़्यादा. So the moment somebody new joins our company, right? They will receive a message from my name that Vijendra Yadav is contacting them on WhatsApp saying that, hey Sham, welcome to Ecops and ये आपने ऐसा सिस्टम सेटअप किया हुआ है? नहीं हमने नहीं किया. अच्छा, मैं कह रहा हूँ ये सोशल इंजीनियरिंग कैसे हो रही है, अटैक कैसे हो रहे हैं, ऑलराइट. राइट? कि मेरा व्हाट्सएप पे फोटो लिया जाएगा, हाँ, राइट? और वो फोटो लेके कोई एक रैंडम नंबर लेता है, वो हमारे न्यू ज्वाइनिंग को मैसेज भेजता है. अब वो जब मैसेज चेक करता है तो उसमें मेरा फोटो आता है, राइट? एंड मेरा नाम आ रहा है, नंबर कुछ और है, नंबर कीनिया का है, नाइजीरिया का है, यूके का है, लेकिन उसको मैसेज ऐसे आता है, हे श्याम वेलकम टू एकॉप्स एंड आई नीड सम हेल्प. एंड वो बंदा बोलता है, अरे कंपनी का सीईओ, मतलब मेरे को 2 दिन हुए हैं कंपनी में आए हुए, कंपनी का सीईओ मुझसे हेल्प मांग रहा है, तो आई एम सपोज टू हेल्प, राइट? और कुछ नहीं तो वो ये तो मैसेज भेजेगा ना, थैंक यू विजेंद्र, आई रियली लाइक दिस कंपनी, ये आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये सब वहाँ से कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है. एंड इवेंचुअली वो बंदा पैसे मांगेगा, क्योंकि फेक है ना नंबर तो वो, राइट? तो ये हुआ हमारे काफ़ी सारे लोगों के साथ हो रहा था. एंड आई हैड टू लिटरली, मतलब कंपनी का मालिक पैसे मांग रहा है हाँ न्यू ज्वाइनीज. करेक्ट, न्यू जर्नी, हाँ, कि मैं मतलब मैं दुबई में हूँ, मैं फंस गया हूँ, मेरा वॉलेट चोरी हो गया, मुझे $2,000 चाहिए या ऐसा कुछ, मतलब इस टाइप के सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स तो बहुत ही कॉमन है, राइट? तो मतलब आई हैड टू लिटरली गो एंड चेंज माय व्हाट्सएप सेटिंग्स कि मेरा जो प्रोफाइल फोटो है वो किसी और को नहीं दिखना चाहिए, अननोन नंबर्स को नहीं दिखना चाहिए, राइट? बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, राइट? इनफैक्ट आई नो ऑफ पीपल हु हैव बीन what do you call it, blackmailed. So their photos were morphed, right? This guy about to get married, उसने अपना प्रोफाइल फोटो में अपना फियांसे का फोटो डाला, उनका फोटो मॉर्फ किया गया, एंड आई डोंट नो व्हाट वाज द कंटेंट, बट द गाय केम टू मी सेइंग दैट विजेंद्र आई हैड टू ब्लॉक माय नंबर, डिलीट माय कंप्लीट व्हाट्सएप का डेटा, एंड आई हैव टेकन अ न्यू नंबर. आई सेड क्या हुआ? ही सेड कि मेरा प्रोफाइल से फोटो लेके मॉर्फ किया गया, ब्लैकमेल किया जा रहा था उसको. मतलब दैट आई मीन एनीथिंग दैट यू आर पुटिंग ऑन व्हाट्सएप, right, is But unless and until you are securing it. is a 128-bit SSL, right? तो सिक्योर नहीं है इसमें. नहीं, so but if you are sending encrypted data to an attacker, तो वो तो decrypt कर ही रहा है ना. So when you are putting your profile photo on WhatsApp, right, you have settings that who can see your profile photo, right? And there are settings that if you don't control, anybody can see your profile photo, anybody can see your name, anybody can see your status. Honestly, ये मुझे भी नहीं पता था. And the first thing now I have to do is to change my WhatsApp settings because photographs, who can see and who can, I never paid attention to it. Yeah. चल रहा है. In fact, every social, I mean, I will blame social media network for that because they made sure that our data is so open so that you can build engagements. So it is by default unsecured. It is by default unsecure. By default, it is like share everything. Then you have to go and change the settings. जो कि by default लोग करते नहीं हैं. Correct, because then social media don't get the benefit. No, how do you how would they engage you, right? Is by keep telling other people that see here is Vijender. Do you want to connect to Vijender, right? And they will find connections, right? First level connections, second level connections, third level connections. So the job of social media is to make sure that people are always online on the social media platform, and they will do that when they keep giving you new information, right? So हम दोनों दोस्त हैं, अगर हम एक बार कनेक्ट हो गए, हमने बात कर ली, तो ठीक है, क्या है, अब कोई तीसरा नया मिलना चाहिए, वो कैसे मिलेगा, राइट? When the social media platform can announce me to my this new friend. What is deepfake? So deepfake is, like I mentioned, right, about morphing the photo, right? So in a simple term, let's say you would go to Microsoft Paint, which is like a simple application in our PCs, right? And you can modify a photo, right? आपने बंदा है, आपने उसको टोपी पहना दी, दाढ़ी बना दी है, very simple thing, right? Imagine if a machine is doing that and you give instructions to machine कि ये बंदा है, इसको मतलब उसका गेटअप चेंज कर दो, शर्ट चेंज कर दो. Now we see a lot of shopping sites also, right? कि आप अपना फोटो अपलोड करो and then you can try the clothes, yeah, right? Correct. And they will look like absolutely real photos, right? कि सही में आपने वो शर्ट पहनी हुई है, right? Correct. And so all that is happening through machines now, right? So that's where AI is playing its significant role in our day-to-day life. Is for that good or for bad? It has both sides, right? So you want to try a shirt, how it will look on you. You go to e-commerce site and try this. That's a good part of the AI.
But now imagine somebody takes your photo from your WhatsApp profile or from your LinkedIn profile or from your Facebook profile, and now they can do anything out of it. And not just a photo, they can actually create absolutely full real life videos, right? And there are freeware tools available to do that. Is that I will take your photo and your 5 seconds of audio clip, ठीक है? मैं आपको एक अननोन नंबर से फ़ोन करता हूँ, आप बोलोगे हेलो हेलो कौन बोल रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसा ऐसा कुछ, तो 5 सेकंड का मेरे को आपको ऑडियो चाहिए और एक फ़ोटो चाहिए आपका, जो कि मेरे को कहीं से भी मिल जाएगा, एंड देन आई विल क्रिएट एनी वीडियो. नाउ यूजिंग व्हाट आई विल डू यूजिंग दैट वीडियो इज आई एम गोइंग टू कॉल, लेट्स से, योर फादर, right, over WhatsApp, and your father will see a video call, right? So your father joins the video call and you are there on the other side, on the video, and you are telling your father that papa, I met with an accident, मेरे पैर में चोट लग गई है, मेरा वॉलेट चोरी हो गया है, and I need you to transfer 10,000 rupees to this guy, who helped me, मेरा हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए, and then you send a bank account number and your father will transfer the money. So your father is already in shock, right, कि क्या हो गया, कितनी चोट लग गई, right, and you're talking on the video call, and then your father end up paying money. तो एक बात बताओ, there's a cyber crime happening through QR codes, there's a cyber crime happening through these videos, right? ये deep fake आ गया, तो मैं precautions क्या लूँ? मतलब ultimately how do you segregate कि ये सच्चा है ये झूठा है? मतलब कल को वाकई में मुझे ज़रूरत है और मैं पापा को फ़ोन कर रहा हूँ या मम्मी को फ़ोन कर रहा हूँ और वो बोल रहे हैं कि नहीं 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 ये तो डीप फेक है, तो भी प्रॉब्लम है. बिल्कुल हो सकता है. सो हाउ टू प्रिवेंट दिस, राइट? सो आई मीन ऐसे में बोलो तो लाल गुलाब पासवर्ड रख लो, ठीक है? घर वालों को बोलो मैं पासवर्ड बोलूंगा लाल गुलाब, तभी मेरी बात सुनना. पुराने मेथड पे राजा महाराजा होते थे, कोड वर्ड बताओ. बिल्कुल बिल्कुल. बट आई थिंक जनरल थिंग इज अवेयरनेस, राइट, कि ऐसा हो सकता है, राइट? वो जो जस्ट एक सिंपल अवेयरनेस, मतलब यही सोल्यूशन है इसका, और कोई सोल्यूशन नहीं है एक्चुअली. मतलब इमेजिन करो आपके घर वालों को फ़ोन आता है और आप बोलते हो कि यू आर इन ए प्रॉब्लम, एंड दे विल बी ऑलरेडी इन शॉक, राइट, कि क्या होने वाला है, राइट? बट अगर उन्हें ये पता है कि ऐसा कॉल कभी आ सकता है एंड उनको वो रिकॉल वैल्यू है कि हाँ यार, मतलब अगर मानस का कभी फ़ोन आया और ऐसी प्रॉब्लम में है तो ठीक है, शांति से सुन लो पहली बात, ठीक है, कॉल कट करो और फिर मानस को दोबारा से कॉल करो. मतलब घर वालों को एक SOPs बता दो, हाँ, कि देखो कभी भी ऐसे पैनिक वाले कॉल्स आए या कुछ आए तो पहले ये 4 चेकलिस्ट करो. करेक्ट. एंड क्या होना चाहिए जैसे वो चेकलिस्ट में कि वापस कॉल बैक करें? वापस कॉल बैक करो, बोलो कि ठीक है हम कॉल कट करते हैं, दोबारा से आप कॉल करो, क्योंकि जो आपको नंबर आया रहेगा ना जिस नंबर से, वो इट इज़ नॉट योर रियल नंबर. सी क्या होता है, कॉलर आईडी होता है, वो कॉलर आईडी फेक हो जाता है आज की डेट में. अच्छा. मतलब मैं तुम्हारा कॉलर आईडी लेके किसी को भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है? उसका सोल्यूशन टेलीकॉम कंपनीज निकालेंगी, राइट, ताकि वो कॉलर आईडी फेक ना हो पाए. बट जब तक नहीं है, अगर कॉल आया आप कॉल बैक करो तो आपका कॉल असली मानस को जाएगा और फिर आप बात कर लो. सो एक बात बताओ, इसमें आजकल हम व्हाट्सएप कॉल करते हैं और हम नॉर्मल GSM नेटवर्क से कॉल करते हैं. करेक्ट. कॉल थ्रू GSM नेटवर्क इज मोर सिक्योर और व्हाट्सएप के थ्रू ज़्यादा कॉल सिक्योर होती है अगर इस कंटेक्स्ट में देखा जाए? हाँ, नहीं मतलब इसमें GSM का कोई इशू नहीं है, मतलब नेटवर्क का कोई इशू नहीं है, राइट? व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हो तो एनक्रिप्टेड है एंड टू एंड, ऐसा कुछ नहीं है. कोई भी ना GSM कॉल को ऐसा हैक नहीं कर रहा है, वो कॉल ही ओरिजिनेट गलत नंबर से कर रहा है. सो अगर मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली मेरे को चाहे व्हाट्सएप पे कॉल करे चाहे GSM पे कॉल करे, लेकिन कॉल बैक करके कंफर्म करे तो इट इज अ सेफ थिंग. करेक्ट. इट इज अ बेटर थिंग टू बी एश्योर्ड. क्योंकि जो कॉल आया ना वो एक्चुअली गलत नंबर से आ रहा है, वो मानस का एक्चुअल नंबर नहीं है. वो दिख रहा है, नाम दिखता है ना, हमें तो नाम दिखता है पहले, राइट? लोग ना नंबर पे ध्यान नहीं देंगे, राइट? या व्हाट्सएप पे तो शायद नंबर भी नहीं दिखता, राइट? सिर्फ नाम दिखता है और फोटो दिखता है. फोटो दिखती है, फोटो देखते हो, तो फोटो तो लगा दिया उसने आपका प्रोफाइल से निकाल के, राइट? तो आप कॉल बैक करो, सिंपल सी चीज़ है. अच्छा चलो आपने फिर भी बात कर ली, आप ये ध्यान रखो कि वो क्या चाहता है, उस इंसान का इंटरेस्ट क्या है. जैसे ही पैसे मांगने वाली बात आ जाए, मतलब आप समझ जाओ कि भाई कुछ गड़बड़ है, राइट? आज जो हम डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो मतलब आज यही हो रहा है कि लोग डिस्कशन में जाते हैं और एक जगह पे आपको फिर ब्लैकमेल करने लग जाते हैं कि पैसे ट्रांसफर करो. बट जस्ट टू टेल मी, ये डिजिटल अरेस्ट की आपने बात की, डिजिटल अरेस्ट जो होता है इसमें हम साइकोलॉजी के ब्लैकमेल करके उनको बोलते हैं कि वो दुनिया से कांटेक्ट ना करें, और इट इज वी एक्चुअली हैक देयर नेटवर्क एंड वी एंश्योर दैट दे कांट कम्युनिकेट विद एनीबॉडी एल्स? नहीं, इट इज ऑल साइकोलॉजिकल, पूरा साइकोलॉजिकल, नथिंग अबाउट हैकिंग इन दैट. मतलब पूरा ऑप्शन होता है कि मेरे को अगर किसी का फोन आया मैं वापस कॉल बैक करूं, मैं आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करूं, बट मेरे लिए वो इतनी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बना देते हैं कि मैं वो करता ही नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. आज मुझे हर रोज 2 कॉल आते हैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट से. अच्छा. एंड बिकॉज आई एम अवेयर
कि जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कॉल आता है वो डिजिटल अरेस्ट वाला कॉल है, तो आई डोंट हम्म, पिक अप द कॉल. मतलब मैं तो अननोन नंबर तो अभी उठाता नहीं, बट अगर कभी उठाया भी तो पहले लाइन में बोल देते हैं कि दिस कॉल इज फ्रॉम टेलीकॉम हाँ तो डिपार्टमेंट, पता है. आई नो कि इट इज अ डिजिटल अरेस्ट कॉल, जस्ट ड्रॉप इट. मतलब बात भी क्यों करनी है, मतलब ऐसा है. तो वो जो आई थिंक सो देयर इज नथिंग हैकिंग इन दैट, देयर इज नो साइबर अटैक दैट इज हैपनिंग हियर. उस साइड एक बंदा है, वो आपके माइंड के साथ खेल रहा है. हो सकता है कि आपने ऐसा लगा हो कि यहाँ आपने कुछ गलत किया है. जैसे ही वो इतना इस्टेब्लिश कर, अभी जैसे रिसेंटली आई हर्ड दिस थिंग, अनदर डिजिटल अरेस्ट स्टोरी, जिसमें उन्हें लालच दिया गया कि आप हमें, मतलब हम आपके पैसे जो है 5x कर देंगे, राइट. और उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया, वहाँ पे डिस्कशन चल रहे हैं. तो लोग ये बात कर रहे हैं, अरे मैंने तो कल ही 50,000 रुपये कमा लिए. फिर कोई बोल रहा है, अरे मेरे तो 2 लाख रुपए हो गए. अब जब आप ग्रुप में डिस्कशन देख रहे हो, अब आप सोच रहे हो कि यार मुझे भी डालने चाहिए. ये सब रियल लोग हैं जो बात कर रहे हैं, एंड देन दिस गाय एंड्स अप पुटिंग 10 lakh plus kind of money within 24 hours. एंड देन दे रियलाइज्ड. सबको जल्दी अमीर बनना है. हाँ, और वो क्या होता है कि एक बार आप जब उसमें घुस जाते हो, उसके बाद वो फिर और इश्यूज चालू हो जाते हैं. एंड नाउ बिकॉज आउट ऑफ एम्बेरसमेंट यू डोंट टॉक अबाउट एनीबडी, राइट. बट apparently this guy spoke up with somebody, and that somebody spoke to me, and we said यार यही ऑप्शन है हेल्प के लिए. तो अब तो पैसे तो जा चुके हैं, राइट. आप अपना बैंक अकाउंट लॉक करो और वो सब. तो there's nothing cyber attack in that's psychological warfare, let's say. So You can say cyber that. attack and psychological warfare kind of go pretty hand in hand. Oh, absolutely. Yes. So These cyber attacks on individuals are there, definitely. I mean, I would imagine ki your PC and my PC, personal PCs, might be already infected also, right? But hardly cyber criminals will have any interest in our PCs as such, right? मतलब ठीक है, की लॉगर होगा, मेरा पासवर्ड टाइप वो देख लेंगे. बट जनरली मैंने तो ऐसा बहुत नहीं देखा है कि मेरा पीसी हैक करके मेरे अकाउंट में लॉगिन करके उन्होंने किसी ने पैसे निकाले हो. ऐसे अभी सुनने में नहीं आता है, कि बिकॉज देर आर मच ईजियर मेथड्स टू टेक आउट मनी यूजिंग QR कोड भेज दिया, आपने एंटाइज किया OTP शेयर करने पे, तो वहाँ से अटैक हो जाता है. बट जो कंज्यूमर्स के PCs पे अटैक होते हैं, दे आर बेसिकली डन टू मेक देम एज बॉट्स, राइट. कि आपके पीसी में, मेरे पीसी में एक ऑलरेडी एक मैलवेयर बैठा हुआ है, लेकिन वो हमें हार्म नहीं करने वाला है. इट विल बी, दीज आर लाइक बेसिकली जैसा होता है ना स्लीपर सेल्स, दीज आर लाइक स्लीपर सेल्स, राइट. सो व्हेन देयर विल बी अ नीड, राइट, टू क्रिएट लेट्स से something called as a DDoS attack, right, distributed denial of service attack. उस दिन वो बॉट जगता है, उसको कमांड आती है कि जगो एंड स्टार्ट अटैकिंग दिस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दिस पर्टिकुलर वेबसाइट और दिस पर्टिकुलर कंपनी. सो बॉट उठता है, एक कोड रन करता है और एक अटैक जनरेट करता है. और DDoS में क्या होता है कि वो इतना स्पीड से, इतना वॉल्यूम में अटैक आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वही बैठ जाता है. तो सो जनरली उस टाइप के अटैक्स होते हैं कंज्यूमर पीसीज पे. बट कंज्यूमर्स के लिए सबसे बड़े इश्यूज जो आज की डेट में हम देख रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट है, और ये जो QR कोड के थ्रू जो लोग पैसे निकाल लेते हैं. मैं ये कहूँगा कि एंड्रॉयड जो है, एंड्रॉयड सिस्टम जो है वर्सेस iOS, राइट. सो आज की डेट में एवरीबडी हैज़ गॉट फोन्स, राइट. सो एंड्रॉयड पे सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, राइट. क्योंकि जो एंड्रॉयड का इकोसिस्टम है वो इट्स अ फ्री इकोसिस्टम, राइट. पीपल कैन बिल्ड एप्लीकेशन, एंड उसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं एप्लीकेशंस को इंटरेक्ट करने में. और उस केस में क्या होता है कि आप ऐप स्टोर पे जाते हो, बहुत सारी ऐप्स डाउनलोड करते हो, बहुत सारी चाइनीज़ ऐप्स हैं या रशियन ऐप्स हैं या दूसरी कंट्रीज़ के ऐप्स हैं. एंड ज़रूरी नहीं है कि हर एप्लीकेशन सेफ़ हो. बहुत सारी एप्लीकेशन आपका डेटा में इंटरेस्टेड है, आपके फ़ोन पे क्या एप्लीकेशन है उसका डेटा, काफ़ी सारी एप्लीकेशन डेटा शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ, राइट. तो आप सोच रहे हो कि आप मान लो ऊबर से जाते हो, लेकिन ऊबर का जो लोकेशन डेटा है, अब आई एम नॉट सेइंग कि ये इशू है, मैं आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि आपका ऊबर का नथिंग अगेंस्ट ऊबर, आपका ऊबर का जो टू एंड फ्रो का लोकेशन है वो कोई और थर्ड पार्टी ऐप पढ़ सकती है एंड उसको मिसयूज़ कर सकती है. मतलब दे कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, दे कैन क्रिएट योर प्रोफाइल, योर पर्सोना, कि आप किस टाइप के पर्सन हो, क्या पसंद करते हो, और उसके बेसिस पे दे कैन क्रिएट दीज काइंड ऑफ डिजिटल अरेस्ट सिचुएशंस. या फिर इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल यू आर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, यू आर ए डिफेंस पर्सनल, उनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा सकता है ये सब इन्फॉर्मेशन के साथ. जैसे एक पेगासस करके अटैक हुआ था जिसमें
certain people of certain status and positions were targeted, right? Very specifically, their phones were infected, right? जो इसराइल से हुआ था, if I'm not wrong, इसराइल और इसराइल की हाँ, company का, right? करेक्ट करेक्ट। तो वो टूल्स कुछ बनाए गए थे टेररिस्ट को अटैक करने के लिए, बट फिर वो हाँ, use उनका गलत हो गया, not that हाँ, they were intended for a wrong Correct. thing, but तो उस टाइप के अटैक्स होते हैं। एंड जनरली कंज्यूमर्स व्हाट दे नीड टू मेक श्योर इज कि जो एप्स वो डाउनलोड करते हैं उसमें क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करें। जैसे वी स्पोक अबाउट व्हाट्सएप, राइट, कि आप हर ऐप को क्या परमिशन दे रहे हो, कि आपका क्या क्या डेटा देख सकते हैं। जैसे कोई एक ऐप होती है, आप इट डज योर, एक रशियन ऐप आई थी जिसमें आप अपना फोटो अपलोड करते हो एंड इट विल टेल यू कि आफ्टर 50 years हाउ यू विल लुक लाइक। हाँ, right. Imagine the whole world uploaded their current photos onto that app, right? So there goes your photo, right? And there goes, billions of photographs, right? And now that company had huge amount of data. They could have trained their AI systems. They're like future ready to attack you, right? Let's say. The world population. हाँ. So normally हमारी tendency क्या होती है, ऐप डाउनलोड किया, उसको सारी परमिशन दे दी, right? As simple as कि आप अपने सारे फोटोज का एक्सेस दे देते हो. Now you don't know what that app is doing with your photographs, right? And there are good apps, there are bad apps, right? So as normal consumers, we don't know what is a bad app, right? So the tendency should always be कि always give limited access what you want to give to that particular app at that point of time, right? So that वो access दिया आपने, खत्म हो गया. जैसे if I use any app, I never give all access to my photos, right? Even WhatsApp, right? So if I have to share some photo on WhatsApp, I have to specifically select which photo is allowed to be read by WhatsApp. Then I have to do double selection कि अब ये फोटो को आप शेयर करो WhatsApp में, right? So it is थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. So मतलब एक तरीके से आप फोटोग्राफ में जाके वहां से शेयर कर रहे हो WhatsApp पे, एक वो तरीका है, rather than WhatsApp से ही फोटोग्राफ्स को एक्सेस कर रहे हो. हाँ. So फोटो में जाके तो आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो WhatsApp में, बट अगर आप WhatsApp को बोल रहे हो कि आपके फोटोज रीड करे और दिखाए, आपको लिस्ट दिखाए, Correct. वो पूरा परमिशन ही नहीं है. तो यू गो एंड सेलेक्ट कि अच्छा ये 4 फोटो है, व्हाट्सएप सिर्फ ये 4 फोटो रीड कर सकता है, उन 4 में से मैं क्या शेयर करना चाहता हूँ वो मेरे को फिर सेलेक्ट करना पड़ता है. तो यू बेसिकली बी लिटिल पैरानॉइड अबाउट सिक्योरिटी, राइट, इन योर डे टू डे लाइफ ऑल्सो. One more question on this, because this is something which is happening very frequently. मुझे अगर किसी को पेमेंट करना है, राइट, मैं उससे स्कैन कोड मंगाऊं या मैं उससे UPI ID मंगाऊं? Which is a safer way to do it? इंटरेस्टिंग है. सो एक्चुअली मुझे ना कभी वो समझ में नहीं आया कि लोग वो UPI कोड दे के पैसे कैसे निकाल लेते हैं. मतलब मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई डिफरेंस है. सी एज लॉन्ग एज यू नो दैट यू आर सेंडिंग मनी टू ए ट्रस्टेड पार्टी. सी जब आप QR कोड भी जब स्कैन करते हो ना, तो इट रीड्स द UPI ID. अल्टीमेटली इट इज जस्ट ए ईजी वे टू टाइप द UPI ID. अदरवाइज QR कोड में ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? So when you scan it, it will read out the UPI ID and autofill that UPI ID. But is there no chance that through a scan code, you can inject a malware in a phone? हाँ, वो हो सकता है अगर वो vulnerabilities हैं. लेकिन अब आप कौन सी एप्लीकेशन से कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल अगर आप Paytm से कर रहे हो, अब जीपे से कर रहा हूँ या जीपे से कर रहे हो, तो उनमें तो vulnerability नहीं होगी ऐसी, मतलब नहीं होनी चाहिए. ऑब्वियसली दे आर वेरी ट्रस्टेड एप्स, सो आई डोंट थिंक कि ये vulnerability एप्स की है, राइट? नहीं, मेरे को किसी ने कोड भेजा, हाँ, राइट, कि इस पे पेमेंट भेज दो, हाँ, राइट. उसका उद्देश्य पेमेंट लेने का नहीं है, लेकिन उसका पर्पस है कि मैं किसी तरीके से अटैक कर दो, वो जो QR कोड है जो मैंने डाउनलोड अभी तक नहीं किया वो डाउनलोड कर लूँ. सो व्हाट इज सो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि malware चला जाएगा. हाँ, करेक्ट. सो ऐसे vulnerabilities रहे हैं, व्हाट्सएप में भी रहे हैं ऐसे vulnerabilities कि आप किसी को एक फ़ोटो भेजते हो, वो फोटो ओपन करता है, चाहे QR कोड है चाहे एक नॉर्मल फोटो है. जैसे ही आपने फोटो ओपन किया, देयर वाज अ वल्नरेबिलिटी इन व्हाट्सएप जिससे वो आपके फ़ोन के अंदर एक कोड इंजेक्ट कर सकता है, राइट? ऐसी वल्नरेबिलिटी थी, राइट? तो मतलब व्हाट्सएप हैज़ फिक्स्ड इट, राइट? ऐसी वल्नरेबिलिटी अगर दूसरे एप्लीकेशन में है तो डेफिनेटली ये चीज़ें हो सकती हैं. सो देन इन दैट सेंस इज इट बेटर अगेन कि मैं वो UPI ID मंगवा लूँ? हाँ, मतलब थोड़ा सा एफर्ट उसमें ज़्यादा थोड़ा एफर्ट होगा. हाँ, सी एनी टाइम देयर इज ए मतलब इंटेलिजेंट मीडिया और कन्वीनियंस ना, तो इट हैज़ अ रिस्क आल्सो अटैच्ड टू इट, करेक्ट? जैसे कि व्हाट्सएप में आपको अननोन लोग भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते मैसेजेस, राइट? वैसे होता है, राइट? आप उसको ब्लॉक कर दो, फिर भी कोई अननोन बंदा मैसेज तो भेज ही रहा है आपको. अगर उसने इमेज भेजी है तो नेवर डाउनलोड दैट इमेज, बिकॉज सी आज आपको नहीं पता कि वो वल्नरेबिलिटी है या नहीं है. इनफैक्ट दिस इज कॉल्ड एज 0 day वल्नरेबिलिटीज ऑल्सो, 0 day अटैक्स, राइट? कि वो वल्नरेबिलिटी खुद व्हाट्सएप को नहीं पता, लेकिन किसी हैकर को पता है और वो आपको वो इमेज भेज रहा है.
तो वैसे issues हो सकते हैं. Okay, so now we've discussed about security, specifically the cyber security. We talked about cyber warfare. We talked about how cyber security is going to contribute into national security. How does it affect businesses? How does it affect individuals? What are the common traps? But now let's understand about the very company, about the journey, about the entrepreneur Vijendra and the company Ecops. So Vijendra, let's cover on that aspect. Uh, when did you decide to start a cybersecurity company, and what was the trigger point? Why a cybersecurity company? Why not something else? Cybersecurity because since college days I was very interested in system programming, right? I did my engineering from Army Institute of Technology in Pune. I'm a 2003 pass out, right? So in '99 when I joined, by the way, I joined the college with the hope that I'll join Army, right? Okay. Because So in security was always there on top of your Hi, it was not directly when the cybersecurity was not, right? Right. So when I joined the college, we were supposed to, like, mandatorily we have to appear for SSB, right? But I think by 2002 it was like cancelled. It's like because out of like it's a batch of 180, only 15 people were actually going to army, and the rest everybody used to go and have fun in the SSB center. So they said, okay, rather than bringing in 180 students here and tolerating them for 3 days, the department used to come to our college and ask, right? Those who were interested and serious about it. Yeah, come. and of course, the answer is obvious, right? That you're going to say, no, I'm not interested in army. I don't want to wake up in the morning. दो गालियां सुनो और निकलो यहाँ से, right? So, but apparently, I built a lot of interest in system programming, right? So, networking, cryptography was, fairly new, at that time also. But networking में interest था, and so I joined a large company, and within a year I realized कि यहाँ तो मैं नहीं रह पाऊँगा. So one day I picked up my bag. It was in Pune, and I literally went to Bombay. वो ऐसा था ना कि लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं हीरो बनने. So I had found a startup which was a 12 people company working in Windows kernel domain, and they were building network security products, right? So one day I land into their office, and I was there for four and a half years. And that's when we were building VPN solutions for global companies, right? And eventually the company also launched their own VPN solution. And there I learned, first time that what is cryptography, encryption, security, authentication, and all those stuff. And I also happened to travel to Japan and US and saw that, okay, what all systems that they've been using. And so I was building a lot of interest in, yaar, ye sari technology hame bhi banani chahiye, right, in our company. But the company had different goals, so I exited and I said, yaar, मैं तो ये सारी technologies combine करके I will build a single product, right? And so in 2009, I had set up our first company, and So Ecops is not your first company? Ecops is not my first company, Okay. right? So in 2009 we had set up the first company, and by the time markets had crashed, we had no idea how to build a company. The पहली बार we were learning, how to register a private limited company. But वो setup हो गया, and our idea was to build a comprehensive security product. But we ended up working as a consulting company for 4 years, right? Okay. So you started as a consulting company, but you always had an aim कि I'll become a product company, correct. So we worked for some global companies. They are building some technologies for them. And in 2012, we had set up, current company Ecops, and we said we will have a separate company building only IP, in India. And the goal was to build an integrated cybersecurity product, right? And in actually 2016, we launched our first version, within Ecops, right? So the motivation was looking at, when we were working from 2009 till 2012, while we were building technologies, we were also selling some products as a distributor. So I happened to speak with a lot of customers, and everybody used to crib about it, that how the MNC products are good, but they are fairly complex, and more importantly, the support is very bad, right? Because the support to them is available from, let's say, Ukraine or US Israel or whatever, Singapore, right? So every time you call, there is a foreigner, on the other side, most of the time, right? The India-based call centers were still, in that growing stage at that time. Correct. So getting You're support talking was about complex. 2012, right? Yeah, I mean 2009 yeah. kind of time frame.
and then the overall complexity and cost also, right? So that was the motivation that, okay, yes, there is a need, the market need an Indian company which can build multiple product, combine them in a very easy, kind of integrated solution suite, and offer that as a service, right? So our focus was building products which helps users to connect to business applications, right? देखो हमारे यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम तो होता नहीं था, right? Not in 2009 at least. हाँ, not in 2009, right? And but we had picked up that domain क्योंकि हमें वही आता था, we had built VPN and we said, okay, we are going to build VDI and app virtualization, multi-factor authentication kind of solutions. So we had picked up that domain, so we said ये तो पकड़ लिया हमने, तो इसी domain में हम solutions बनाएंगे. But yeah, there was a lot of struggle in selling, those kind of solutions. Because everybody was coming to office, and why would somebody would be interested in? So पहले work from home कुछ नहीं होता था, पहले work for home होता था. अगर आप छुट्टी ले रहे हो, Correct. तो मतलब आप you want to work for home, right? तो work from home का privilege जो था वो बहुत लोगों को available नहीं था. Right. But things have changed now significantly. Yeah. So briefly, I mean, what do you solve for your customers, and say for an end user, be it in a B2B or a B2C space, in case you are in a B2C space? No, so we are not in B2C space, we are in B2B. So what we do is very briefly, if you can just tell about your products and solutions, what do you do? Sure. So our solutions will enable the workforce of any organization to securely access the business applications and data that is available to them, so that they are productive, right? So whether I'm coming to office and working from office, I'm working from a branch office, or I'm working from home, or I'm working from my client's location, right? Wherever I am, I need to access my business application, right? It can be an ERP, a CRM, or a database system, right? So I need to do that, and when I'm doing that, I need a device and I need connectivity, right, to that application. So if I'm within the office, I'm already connected, but then I may not have the application, I may not have the right configuration on my device. If I'm at a branch office, or if I'm, let's say, working from home, right, I'm over internet, right? So how do you securely now access your business application? Because the interest of business is that when I'm exposing my application and data to my users, I should be protected from cyber attacks, right? That I only want my workforce to come, log in, and access my application and data, right? So that's a solution. I mean, that's the overall gist of the solutions. But from a technology point of view, we provide a solution called as VDI, which is virtual desktop infrastructure, wherein you need a device to connect your screen, keyboard, and mouse, but you may not have any operating system on that device, or that OS that is there on your device is dumb terminal, right? So the old time mainframe kind of solutions where all the intelligence was there on the centralized server, and using a dumb terminal, you will connect to the centralized server, mainframe server, and do everything there, right? So your data is protected, all your activities are logged and stuff like that, right? So VDI is similar. You, as a employee of, let's say, your company, you will have a device, right? You will connect to a system, a Windows machine, which is hosted within your company's data center. You remotely log in there and do all of your work there. So all of your data, apps, are everything available within that remote Windows system, right? So for your organization, the data is protected, apps are protected, everything is automated also, right? So that's kind of VDI solution. Then we have got something called as a zero trust access solution, which is all about secure connectivity and role-based access. So let's say you are Manas, you are in sales in your organization. You should only access, let's say, CRM. And when you are in India, let's say you happen to travel to China. So even if China will allow you to connect to your company's network, the company will not allow you because you're coming from China. It could be not Manas, but a replica of Manas or an attacker, right? So based on context, who you are, what device you are using. Are you using company device or a personal device? Where you are, what time of access. Okay, Manas never works beyond 6 p.m. Like 6 p.m. is off. How come at 9 p.m. Manas is trying to log in and access the CRM server, right? So abnormal activity, right? So this whole context, so understanding the whole behavior also of access, we decide whether this access to CRM should be granted to Manas from this device or no, right? And third is identity checks, right? So strong identity, right? So you have a physical identity, you are Manas, you have a first name, last name, right? But in the digital world, you have a digital identity. Today, that digital identity for your company can be just Manas, right? But let's say in your bank, right, you may have a different digital identity, right? So these digital identities can be easily replicated. Like your username and password can be used by me, right?
So how your company will ensure that the person who is logging in and providing that username password is the real Manas, right? So maybe the company would want to do your fingerprint check, just like Aadhaar, or a facial check, or your phone check, right? That Manas phone is always with Manas, at least that we can trust, right? So we will expect you to provide a username password. At the same time, we are going to send a notification to your phone, which only you should be able to open and approve, right? So that's kind of strong authentication systems. Then we also build some hardware devices, right? So these hardware devices are mini PCs. So organizations who want to move away from thick PCs. So let me give you an example, simple example. Say now Microsoft has Windows 7, Windows 8, now Windows 10. Now Windows 10 is end of life, right? That means all the organizations who today run Windows 10 on their PCs, now they're supposed to replace it with Windows 11. And if the hardware is not, OS is not compatible, they will have to buy new hardware as well. Now, this is a continuous cost for organizations, right? So what we do is we provide a small, thin computing device, which runs a tiny Linux OS, let's say. So you use that as a PC. All the intelligence and compute capacity will be made available from the server using VDI. Right, so we combine the thin client devices with VDI and deliver that solution. Now, these are our common solutions, right? We give it to corporates. We do some solutions only for critical infra organizations, right? Which, let's say, maybe we'll discuss some other day. But there are certain solutions we do it, and we don't publish them on our general website. Okay, so who's your competition or aspirational competition in this space that you compete day in and day out, and what is your unique selling point? Why you are here where you are? So we compete with multiple MNCs. I mean, right from, say, when it comes to VDI, we compete with Microsoft, Citrix, VMware. These are the three large players, in that. In India today, I can say absolutely we are among the top two players at this time right now. The name of VMware is changed to Omnisa now, right? So, and we want to become a leader in this particular space in Asia Pacific at least, right? In VDI space. In VDI space, right? Then when it comes to zero trust access, which is private access that we do, so their companies are like Cisco, Fortinet, Zscaler private access, Netscope private access, right? So we compete in that space, right? And our uniqueness there is every solution has got a different uniqueness, right? So VDI, we are the only make in India company. You're the only make in India company. We are the only make in India company. From the OS to hardware to everything. Huh? Yes, okay, exactly. And the overall stack that we have, nobody has it. Like not even Citrix or Omnisa. So one stop shop as far as one VDI stop is shop, absolutely. for both products and services. Yeah, absolutely. End-to-end solution, right? End-to-end, right from the hardware to secure access to VDI to strong authentication. And you're saying each of these components are your IP. It is not a assembled solution. No, absolutely. Everything is built in India, in Pune, right? And now across India because everybody is working from home. So in VDI we are very unique, right? In ZTA space, again, Indian company. There are few more Indian companies as well in ZTA space, but we are unique from the perspective of the kind of features that we have built. The focus on the end user device, that how do we do on demand DLP, kind of features. When it comes to identity and access management, again, I mean, the whole market is crowded. So we compete with OneLogin, Cisco Duo, Fortinet tokens. There are a lot of Indian companies as well, right, in this space. And our uniqueness is that we are providing everything as a off-the-shelf software, right? So we can run all of our product in air-gapped networks. So today there's a lot of focus on going SaaS, going cloud, right? So while we also provide cloud solution, we have also made sure that we will always deliver our solutions on-premise, on-premise in the sense air-gapped networks, right? So which works for government, critical infra organizations, defense, right? And at the same time, we are very flexible on licensing, right? The whole world has moved to subscription licensing, right? So we continue to provide perpetual licensing. That's again looking at the need of the developing countries, right? And that's where I would say our uniqueness is. That one is we want to become overall leader in the APAC region, right? And considering the requirement of the developing countries, right, we will always make sure that we provide hybrid solutions. That means both on the cloud as well as customer provided infrastructure and flexible on licensing, right? But tell me something. I mean, you're talking about the names that are well funded. Yeah. Now here's somebody who's coming from who's having a fat paycheck, right? Rich dad, and here's somebody who's bootstrap, right? Or in the conventional world, the Sudama of the absolutely to start with. No Correct. Disrespect to you, all right? On that. So how does it work out? Because I mean, they're flush with funds and they're
there's Silicon Valley backing them up, Hmm. big names. How do you manage that expectation and challenge at the customer's premise? How do you crack that code? And that's important for me to understand because uh, it's not easy to do that. Correct. So, What takes? Let's say so. I think one is you are asking about how we could compete with them, right? Yeah. Build the products like this, and second is how do we convince customer that against the Exactly biggies? why a customer finally decides for somebody who is definitely not or was not known Correct. way back in 2009 as well as these names. Correct. So I think building product requires a lot of hard work, right? For sure, right? I mean, more than money, if you have the right team, right? I mean, you only need few people to build good products, right? I mean, even if you look at, let's say, a large company like a Cisco or Citrix or Omnisa, right? You need few good people to develop the core products. And then, of course, you need a large engineering team to build a lot of features, bells and whistles, and make sure the product is scalable and stuff like that. So we've gone through that hard cycle of few good people in our team build the core product, and then what definitely helped us is that the Indian customers were also accommodating from that perspective, and we really respect their support there, and the 12 years of hard work has gone into it, and our journey has not ended. I mean, I would not say that our products are the best. There's a lot of gap between our product and global products, but I think we have reached a very significant stage where when we compete with the global products, we are absolutely there. We provide like close to 80% of the functionality what a global product will provide, and significantly scalable, right? We do have to. And is that at a fraction of a cost? Yeah, absolutely. I mean, just like what DeepSeek did to Okay. OpenAI, right? Because that's the advantage that we can have, right, in India, right? So our cost structures are very, very minimal, right? When it comes to how your customers, we went through the this stage of you call a customer and say that you are an Indian company and you won't get a meeting. They'll say, no, we are not looking at this thing. How do you get that first meeting? Oh yeah, I mean, so one is because of the 4 years of consulting services that we did. So we had some networks, right? So you get some start, right? And I think we got our first 30 customers through the initial network that we had, right? So we were lucky to had some people who had some sales experience. They brought in some network, right? So that you leverage your network because of your consulting experience. Yes. Now let me go slightly back. Yeah. How do you get the first customer when you were doing consulting? Okay. So what works as an entrepreneur, right? To crack that to cross that first barrier. Right. So I think let's say you don't have any network, right? And you cannot hire a sales guy who would bring some network, right? So then it is you go door to door, knock multiple doors, offer free product, free licenses. Now I think it will be much easier, compared to those times, right? You're talking about times when perhaps I don't think even LinkedIn was there. Yeah, LinkedIn or at least not that well networked. That you could find the access. Correct. Orkut was there, right? So I mean, at that time, you literally had to go door to door, knock multiple doors, and say that, see, you have something which you can solve something for them. So we went to a lot of smaller customers in India, who had very basic, let's say, IT, and we got some success case studies, and then you replicate, right? Then you kind of go to third customer and say that, see, we have got 2 other customers who are using it. Why don't you use that? Offer, of course, cost works out very well. I mean, cost as an advantage, right? That you could offer your product at a very, very less cost. So it was a less risk for customers to try, right? So you have to play on giving freebies, give at a lower cost just to acquire some initial customers. And now I'm saying it is much, much easier because startups gets that seat very easily on the table now, that every company is welcoming startups and they are ready to try the product. What they are only looking at is that, are you committed? Right? I mean, one of the thing I think probably everybody realized, and we did that unknowingly, is that we were very committed to the company, right? And our commitment, we were very upfront in saying that, because we heard a lot from this from our customers, that, see, today you are doing at certain level, right? When you will start doing good, because they believe that, okay, we'll do good, they said then somebody will acquire you. And that's what happened? It did, but in a different way. And we told them very clearly that, one, we are going to be bootstrapped. We are not going to have VC funding. We are not going to take funds from Western countries. And we only told them very clearly, we are going to take funding from an Indian investor or a Japanese investor. Okay. We're very clear about Why is that?
Is I there mean, cultural value match or cultural something like that? values. Japan as a country, like I said, that I really liked, their ethics, right? And Indian investor, because we said, okay, the IP will remain in India, right? Okay. So we were very clear about that, and we actually honored our commitment, right? I mean, now if you talk about the acquisition part of it, we call it strategic investment rather than acquisition. Yeah, because it's not 100% also, It's right? not 100% also, and the kind of commitments we have with each other is like we'll continue to run as an independent company as long as we want. I think open the suspense and mention the name, no? Yeah, absolutely. So September 23, Yeah. Jio took a majority stake, in Ecops, and so the idea was And that's where you were valued at $50 million odd. yeah, right. So the idea was that Jio was investing in cloud, and Jio's philosophy is that, okay, how we can provide affordable computing to every house in India, right? I mean, Jio disrupted the whole telecom sector by offering cost-effective internet. Now everybody has got internet, right? And pretty much everybody has got a smartphone also in their hand, right? And so 4G is good enough, right, today, right? But what will you do with 5G, right? So you have got faster internet, more bandwidth, but what are you going to do about it with a mobile phone, right? Plus, majority of the households still do not have a PC, in their house, right? I mean, so if a kid of a laborer, is going to school and the school says, okay, can you have a PC at your home? The laborer cannot buy that, right? So the idea is to offer a affordable PC at every house in India, and that's when so Jio already controls the cloud. They already have a cloud. They got connectivity. Yeah. They needed a client device, but the client device has to be affordable, and that means the client device has to be a dumb terminal, and you do all of the intelligence, all of the compute in the cloud. Correct. So that's what our VDI solution does. Wow. So they were looking for VDI solution providers, and of course they would have spoken with our competitors. But the kind of customization that we could do, and the fact that we are Indian company, IPs here, they were more interested in us, and that's when we started talking. So they became a customer first to do this B2C solution. In fact, so you asked about whether we are in B2C. So we are entering B2C now. Entering B2C space Yes, now. and I think our story, people liked on the Jio side as well, and I mean, probably we did very well during those conversations. Did you get a chance to meet Mr. Ambani or anybody from the family? Well, I was there at the reception, so I did meet him on the stage. So it was like a fanboy moment? Yeah, it was. I mean, it was a long line. I mean, it was very special to see the whole family there. I met Akash, and I mean, he did our review once. So that was the thought process, and I think our strategies kind of aligned very well, right? So we wanted somebody. I mean, when we imagined that, okay, what will happen one day when somebody will come and invest in us or acquire us, right? And we said it has to be a cloud service provider based in India, and Jio's profile was exactly matching, and we evaluated what are the other options, Tata, Airtel, Adani, and apparently Jio came at right time, and we explored that idea, and we liked their vision, right? What they wanted to do with VDI and for going for B2C, and that's how we got connected. I really like the sense of confidence when you said that you like the vision, they fitted your strategy well, because it's always two-way. It is never the big and the small. Whenever there's a collaboration, it's always in some sense with a respect for each other, two equals meeting. Yeah. Right. I'm sure that they would have found a lot of value, and that's why they decided to go ahead with you. Yeah. But it's really nice to hear this, because it shows the fact that perhaps you never started with a thought to sell out a company, right? Correct. My essential question, now in this entire journey from 2009, you started when subprime crisis was just there, the markets were down, there was nothing called work from home, it was work for home when you had to. Nobody had seen the cloud space to be evolving in the manner it is. Forget about, and you started on a technology which was not the in thing, right? And you stuck to it. Yeah. All the cycles. So what works, and what any aspiring entrepreneur should have in mind, to make it work? Is it the product?
Is it about, the price? Is it about the customer segmentation? What is the most important? It's going to be a tough one for you, but one single important thing Hmm. that keeps an entrepreneur going and sticking the neck out till the right Okay. moment. So I think for me, it was not the product, right? I mean, it's like I could build some other product as well. So it's not that I really like this domain, so that's why I'm doing that. I think for me, it was like, okay, am I satisfied with whatever work I'm doing, right? And I'm saying I could develop product A, B, C, and that's why you see that, okay, we keep on developing more and more products, because I'm not satisfied yet that what impact we can make, right? So, and I think that is the key thing, right? Um, that are you satisfied by what you have created? Is it impactful? Eh, will it create an inspiring story tomorrow, right? And that kept us going. In fact, I can give you this question that everybody in our company asked. In fact, my mother-in-law also asked me this question. Let's see, you have been working since 2009, as if like there is no tomorrow, right? I mean, uh, and now in 2023 you got significant amount of money. Why are you still working the way you're working? And our employees asked me that, Vijender, when are you going to leave the company? And I said, For the betterment. I said, why I have to leave the company, right? No, no, no. Now you got the money. I said, I was never working for money, right? I was working for feeling satisfied that have I created something good, or and I think I'm nowhere close to that, right? I mean, there's a long way. In fact, I think that this is version 2.0 of our company, where now we have a backing. We have got a safety net available, from Geo, and this is the opportunity to do more, right? Awesome. And that means there's no question of me relaxing now, right now. I mean, I will relax, I will take a vacation the day I feel that I am satisfied with the work that I've done so far. I think we have not. There's a lot of opportunity, there's a lot of work to be done right now. Awesome, Vijender. We discussed about the scenario, the atmosphere around the country, around the world, around the business in terms of cybersecurity. We discussed about your entrepreneur journey. Yeah. The last thing I want you to wear is the hat of an astrologer. Okay. Okay. Now, astrologer in the cyber domain, how do you see with the changing world of AI, how do you see the risk and rewards in the cyber world? All right. What are the things to watch out for in next maybe 2 years, 5 years, 10 years, whatever timeline that you want to forecast for? Right. The trends. Right. So the AI is going to first of all democratize um, the knowledge that is available in the world, right? I mean, already anybody can go to ChatGPT today and ask any question. They don't have to even take effort in going through multiple websites and search for the right answer, right? So it is kind of reducing that skill set gap that is needed to do any kind of work, especially in the cyber world, right? The positive side of thing is, of course, the systems will be utilized to process large amount of data that is available in structured, unstructured format, and create new solutions, right? So whether it is medicines, new vaccines, um, analyzing financial data and create meaningful result out of it. There are a lot of positive use cases of AI. What is basically humanly not possible, or it is complex or costlier to do that, right? So it will reduce the cost of doing business also, right? For example, today I might be able to do work of 10 people with just one chat GPT, and in few hours, right? So it is going to reduce the cost of the business, right? On the other side, it can be weaponized to do lot many other things as well, right? So for example, I spoke about the deepfake, which is now very much possible. It is available right now. And the fact that the chat GPT or DeepSeek kind of systems are so readily available to consumers, right? That now you don't need to be a skilled hacker to initiate any kind of attack, right? I mean, you can use AI systems to build attack very, very fast. So whether it is let's a phishing email, right? Imagine if I ask a college pass out to write a phishing email, the person will not be able to do that. The guy will search for several days and say what is the right way to write a phishing emails, or how to inject a button or a link, right? And now you write in ChatGPT, I want to create a phishing email, and I don't know, ChatGPT has
that kind of option available because they would have put some guardrails. But there are a lot of AI systems, open source AI systems available that I can write few sentences in English and it will write a nice phishing email with links, buttons, everything embedded, right? You can even write that, okay, write a phishing email by a prince sitting in Kenya, right? And it'll write email like that, right? And then you just have to shoot that email, right, to somebody. So while it will reduce the cost of doing business, it will make things easy for us as consumers and businesses. It will also be available as a very easy to access tool for attackers to do the wrong things out of it. um, Governments are already using that both for positive as well as negative, right? So be it China, US, Israel, they are much advanced in using AI to create autonomous systems, right? So which can go and attack, right, in areas where it is not humanly possible to go and attack, right? I mean, imagine a warfare now that we have seen those sci-fi movies, right, where robots are running and with guns and then they are shooting, right? I mean, that will be a reality because then they will be running based on AI, autonomous AI based systems running within them, like they are wearing a computer and they're going and fighting war for us. So that's absolutely going to be reality. I think whatever we have seen in movies, sci-fi, most of it, Skynet is a reality. absolutely. I mean, now there is AI talking to AI, right? I mean, it is possible. And see, it's not that everything AI is building on its own. I mean, we are so today we are Gen AI, right? I mean, or AI we're talking about. There are multiple levels of AI that are coming up, and I think there is a general intelligence that is going to come, and then the super intelligence that is going to come. Then AI will be able to kind of have much more scalable reasoning ecosystems, and they will be able to kind of understand things better and take decisions on their own without the help of humans. Today, like, nobody's using AI systems where human is not in the loop, right? I mean, today we have a lot of AI usage where human has to be in the loop, right? That AI will give inputs and the human will take action, right? Like the autonomous driving, right? That's human on the loop, right? That means the human has to be there, sitting in the car is driving on its own, but the human has to be there. The third level of that will be where there will not be any human sitting in the car itself and the car will drive on its own. We have seen some videos, right? I mean, those are in trials right now. So where AI will gain the general intelligence to start taking decisions on their own, right? And when that happen, I cannot predict exactly how this will be utilized, but this doesn't look like to be a shiny day, those days when that will happen. Well, let me predict and end this on that note. For sure, the AI is making life of assimilating knowledge easier, and it's making everybody's life easy in that sense. But it's going to complicate your work in terms of cybersecurity much more, and the environment around that, which is perhaps good for your business, right? At what cost, I don't know, right? But then I hope that you continue to do well and on your journey. And thanks a lot, Virendra, because there were really breadth of topics that I covered. And frankly, this could have been a never-ending discussion because it's so engrossing. But thanks for coming in over. And in case I've missed out on something, feel free to add and address the audience on that. Yeah, no, I think, Manas, this was great discussion, and we can speak for days on these topics, and a lot of things that we could not touch upon as well, but maybe next time. And looking forward to have more discussions with you in future. Thank you so much, and request the audience to subscribe, like, and give your feedback in the comment section, and let us know that what we could have done better and what you would like to hear more from us or from the guest. Thank you very much. Good luck. Thank you, Manas. Thank you.